अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, काफी शक्लें तो फर्स्ट टाइम नहीं। कौन कौन पहली दफा इंटरेक्ट कर रहा है मुझसे? आप बाकी सब? अच्छा, ठीक है। तो आप लोग फास्ट ट्रैक वाले परमानेंटली ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप लोग सितंबर बैच के साथ हैं और चीज़ें आपको लाइन अप थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जल्दी करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा देखो, कोर्स फास्ट नहीं चलेगा, बस कोर्स चलेगा इस अंदाज में कि चीज़ों को है ना उनके साथ अलाइन करना पड़ेगा। तो मे बी पॉसिबल कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि यार थोड़ा फास्ट चली तो आप मुझे पेस स्लो करवा देना। तो पेस का मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेस फास्ट जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक वाले हैं तो वो वाला इम्पैक्ट इंशाल्लाह नहीं आता। जहाँ तक बात है इस पेपर की, तो पहले दिन मैंने ये बताया था कि ये पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का है। और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर हमने बात की थी कि आपके पास तमाम एलिमेंट्स मिलेंगे जो एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। और कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड? आप दोनों ही हैं, आप भी। तो देखें, पहली क्लास में मैं 2 क्लासें मैंने दिसंबर वालों की ली, जिसमें मैंने मेक श्योर किया कि वो चीज़ें जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे वो कोई ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आपको पहले कभी नहीं पता होंगी। बस हमारा मकसद ये होगा कि जो चीज़ें हमें पता है उन्हें किस टर्म से बुलाया जाता है, वो चीज़ हमें यहाँ मेक श्योर करनी है। देखिए, आपके पूरे आईटीबी के सब्जेक्ट के अंदर 4 ऐसे मेजर टॉपिक हैं जो कि थोड़े नॉन रिलेटेबल हैं आपकी पर्टिकुलर रिलेटेबिलिटी से। क्या मतलब रिलेटेबिलिटी से? देखो, नॉर्मली जब मैं प्रॉफिट का नाम लेता हूँ तो एक बंदा समझ जाता है, सारी चीज़ों के बारे में समझ जाता है। लेकिन एक हमारे पास टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जब बात आती है तो उसमें आपको अगर मैं बात कहूँ तो 50% आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। 50% क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए कंप्लीटली न्यू होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है ना? तो 50% को हम स्लो लेके चलेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली ये 50% आपका फास्ट ही होगा, क्योंकि आप बोलोगे यार ये तो नॉर्मल है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और एरिया है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कह लें। अब इसमें हमारे पास अभी फिलहाल 4 सेक्टर पे बात की जा रही है। एक सेक्टर हमारे पास है पावर का, फिर हमारे पास है यहाँ पर फार्मा का, और फिर हमारे पास एक है, अल्लाह आपको नेकी दे, टेक्सटाइल का, और हमारे पास एक है ऑयल एंड गैस का। अब देखिए, ये जो हमारे पास एरियाज हैं, नॉर्मली टेक्सटाइल को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खानदानों में रिलेटिबिलिटी हमें मिल जाती है। लेकिन द थिंग इज, हमें रिलेटिबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि उनका बिजनेस है, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर कि वो कौन सी चीजों को इस्तेमाल करके कपड़े को बनाते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की टेक्सटाइल की बात करूं तो यहाँ आपको प्रोसेसेस को समझने में थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं देखे कि किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। कि जब रुई आपकी खेतों से आती है तो उसको साफ कैसे किया जाता है, फिर उसको क्रश कैसे किया जाता है, लई बनाई जाती है, फिर उसको एक धागे की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर धागे की फॉर्म से हम उसको फिर कपड़ा बना रहे होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता तो हैं कि ये प्रोसेस होता होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना यार, कपड़ा कल्फ वाला कपड़ा है, जो कॉटन के नॉर्मली कपड़े होते हैं उसको हम कहते हैं कल्फ वाला कपड़ा। तो वो कल्फ जो है वो यहाँ इस प्रोसेस में आएगा तो आपको लगेगा कि यार ये आपने कभी पढ़ा नहीं है। हालांकि कपड़े में धागे की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आप कल्फ वाला कल्फ यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अगर बात की जाए फार्मा की, फार्मा से बहुत ज्यादा रिलेटिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दवाइयां हर कोई खाता है। लेकिन फार्मा के पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरी चीज को मैनेज करती है, जो इसके रेट लिस्ट है, जो इसकी नीड है, जो इसकी वांट्स है, वो सबको मैनेज करती है। और किस तरीके से मैनेजेबल बनाया जाता है, ये पार्ट आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार फर्स्ट टाइम देख रहे तो थोड़ा मसला हो सकता है। पावर सेक्टर आपके लिए कंप्लीटली न्यू इसलिए होगा क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक को, क्योंकि हम गालियां देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पता है कि यार वो हमें किस तरह से हमारे साथ बिहेवियर उसका है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि के इलेक्ट्रिक बेचारा कितना काम कर रहा होता है। क्योंकि देखिए, हमारे पास 2 इदारे हैं जो कि चीजों को, यानी कि हमें बिजली फराहम करते हैं, के इलेक्ट्रिक और एक वापडा है ना, के। अब वापडा जो है वो एक अलग पैनल पे जा चुका है, के इलेक्ट्रिक एक वाहिद इदारा है जो कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। 2005 के बाद ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड बन गया। उसका मतलब ये है कि बिजली बनाने से बिजली फराहम करने तक का पूरा प्रोसेस के इलेक्ट्रिक है।
लेकिन वापडा को थोड़ा शशके अलग है। वापडा ने क्या किया, हर किसी का अलग अलग पैनल बना दिया कि भाई जेनको इसको देखेगा, फिर इसके बाद एनटीटीएस इसको देखेगा, फिर ओएमजी इसको देखेगा। ये सारी चीजें हमने क्या किया है, सबको सेग्रीगेट कर दिया, तो हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो गई। और क्योंकि ये अब गवर्नमेंटल है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करती है, और ये क्योंकि अब 2005 में क्या हो गई, प्राइवेट हो गई है, तो थोड़ा सा इसके शशके अलग हो गए। और इस पे अब होता यह है कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस जैसे गुल अहमद है, खाड़ी है, इन्होंने अपने पावर सेक्टर भी स्टार्ट कर। अगर गुल अहमद की बात करें तो आपके पास ये इसी रोड पे जहाँ डंकिन डोनट्स है, डंकिन डोनट्स से पहले एक पता नहीं कौन सी बिल्डिंग का मैं नाम भूल गया, उस बिल्डिंग में उनका एक ऑफिस है जहां पर उनका गुल अहमद पावर सेक्टर के नाम से ऑफिस। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने वो क्लाइंट किया था उनके यहाँ जो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड है, मैं क्योंकि डायरेक्टर हूँ सॉफ्टवेयर हाउस का। तो बहुत से ईआरपी बहुत सी जगहों पर मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं, और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किए हैं, वो किस तरीके से इनिशिएट हुए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी एग्जिस्टिंग उनके पास जो सॉफ्टवेयर चल रहे थे, उससे हमने किस तरह से डेटा को एग्जिट किया, ये सारी बातें। तो जब मैंने आपको आईटी की बात कही तो हमारे पास एक चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर एक बच्चा थोड़ा सा आगे ना अनकंफर्टेबल सा होता है, क्योंकि हम आईटी को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक, इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो कि भाई उसके पीछे प्रोसेस क्या चलता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे पास यहाँ पर एक आईएएस के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक है ओपन ओपन सिस्टम, और एक हमारे पास है क्लोज सिस्टम। अब कहने को तो ये थोड़ा सा अनरिलेटेबल है कि यार ओपन सिस्टम का क्या मतलब है, क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं गीजर से। गीजर को तो देखा है ना घरों में जो पानी गर्म करता है। अब वो गीजर चलता कैसे, जरा मुझे बताओ। आपने आग लगाई, लगाने वाले लगाते हैं आग, और फिर क्या किया, उसका एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जिस जगह पे वो पानी गर्म कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्या वो हॉट से वार्म पे आएगा? क्या वो ऑटोमेटिकली हॉट से वार्म पे आएगा? नहीं आएगा। क्या बाहर बहुत गर्मी चल रही है, क्या अब आपका वो गीजर उस पानी को जो कि बाहर की गर्मी ले रहा है उसको क्या मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो चीजें एक्सटर्नल फैक्टर को केटर ना कर सके वो क्लोज एंड। जैसे ये एसी मैंने लगा दिया, अब ये 16 पे है, ये रूम जब तक 16 तक नहीं पहुंचेगा 16 पे ही चलेगा। लेकिन वंस ये 16 पे पहुंच गया, अब देखो जब कमरा स्टार्ट हुआ तो 16 पे चला, आहिस्ते आहिस्ते ठंड हुई 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 हुई, लेकिन इसने अपना टेम्परेचर कम नहीं किया क्योंकि ये ऑटो पे नहीं था। आपने जो सेंट्रल एयर कंडीशन देखे होंगे ना, वो हमेशा ऑटो पे चलते हैं। वो जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट सेटल होता जाता है, आपके वो टेम्परेचर को कम करता जाता है कि भाई नॉर्मल है कि नहीं। तो आपने बहुत से मॉल में देखा होगा कि सुबह 12 बजे के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा एसी चल रहा होता है, फिर नॉर्मली क्या होता है एसी के। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो ओपन सिस्टम, कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, केटर करते हैं। जैसे हमारे पास पोल्ट्री फार्म के पास हमारे क्या बनते हैं, कंट्रोल्ड शेड्स बनते हैं। कंट्रोल शेड्स का मतलब यह है कि एक सी एग्जांपल में लेता हूं। हमारा पोल्ट्री फार्म था ऑक्सबे की साइड पे। अब ऑक्सबे की साइड पे हमारा जो पोल्ट्री फार्म था, वहां जाहिर सी बात है पोल्ट्री फार्म हमारा जो था वो जो शेड था वो कंट्रोल फार्म नहीं था, नॉर्मल छपड़े वगैरह से जो बनाते वो था। तो उसमें ये होता है कि ऑक्सबे की साइड पे क्योंकि बहुत ज्यादा तपिश हो रही होती है, तो वहां पर जो, क्योंकि आपको चूजों को क्या करना पड़ता है, एक फीड देना पड़ता है। वो फीड क्या होता है, एक सम सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड्स होता है जो उनकी ग्रोथ के लिए, 45 डेज के अंदर आपको उसको ग्रो करना होता है, मार्केट के लिए केपेबल करना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो कंट्रोल शेड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, एक तो बॉडी के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना एंटीबायोटिक खा लिया हमने, तो हम कहते हैं कि थोड़ी ठंडी चीजें गिजाया खाया करो ताकि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। इस तरह से उन्होंने समझो कि एक एंटीबायोटिक खा लिया होता है, लेकिन अगर उनका एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं रहेगा तो इसलिए क्या होगा, उनका डेथ रेशियो, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इवेंचुअली हमें इससे लॉस होगा। लेकिन केनेंस की बात की जाए तो केनेंस का इतना बड़ा जो हमारे पास पोल्ट्री फार्म है वो क्या है, कंट्रोल है। तो ये बात समझें कि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लगेंगी नॉन रिलेटेबल, लेकिन जिस मिसाल के तौर पे जिस तरह हम, जैसे मिसाल के फूड पांडा कौन कौन यूज करता है? कोई ऐसा है कि जो यूज नहीं करता हो? ठूसने के लिए सब रेडी हैं। अच्छा, फूड पांडा का सिस्टम अगर मैं पूछूं तो जरा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से हमारा आईटी सेक्टर काम कर रहा हो। मुझे एक बात बताओ, हमें फूड पांडा बनाना, फूड पांडा जब, क्योंकि फूड पांडा को मैं 2012 से जानता हूं। क्यों जानता हूं 2012 से? क्योंकि क्लाइंट रह चुका उस टाइम से हमारा। 2012 में ये बहुत ज्यादा फ्लॉप हुआ। फूड पांडा आज जिस जिस मकाम पे है या जिस जगह पे है, वो क्या हुआ, हमारा
पहले नहीं था। फूड पांडा ने क्या किया, स्टार्ट किया डिलीवरी से, कि आप क्या करो कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे एक फास्ट फूड वाला दुकान खोलता है, अब उसको ड्रॉप करनी है अपनी चीज, तो वो क्या करेगा, अपना राइडर रखेगा, अपना राइडर रख के फिर वो क्या करेगा, अपने बंदे को बाइक देगा। अब वो बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, XYZ चोरी हो जाए, सारी चीजें हो जाए, किसका जिम्मेदार है, वो दुकान वाला जिम्मेदार है। और अगर आप देखो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ते रहते, कम नहीं होते। तो उसने क्या किया कि उसने बोला यार ये तो नीड है मार्केट की, लेट्स स्टार्ट। तो उसने फूड पांडा ने क्या किया, इस चीज को कैटर किया, यार मैं तो आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, आपकी तो कॉस्ट सेव कर रहा हूँ। सुनना, बिजनेस चलाने के पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है जो कि समझना जरूरी है। उसने क्या किया, मैं तो कॉस्ट सेविंग कर रहा हूँ। कॉस्ट सेविंग क्या कर रहे हो, इसलिए दुकानों को जाके बोलना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें अब राइडर रखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास राइडर है, तुम मुझे कॉल करो और क्या करो, मुझे ऑर्डर दे दो। अब यहां पर सबसे बड़ा मसला क्या है, कम्युनिकेशन गैप। मैंने यहां पर रोल इन मैसेज किया, ऑर्डर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सामने डिलीवर किसको करना है, फूड पांडा को। फूड पांडा उस टाइम पे इंटीग्रेटेड नहीं था, यानी मैं पहले रोल इन वालों को मैसेज करूंगा, रोल इन वाले बोलेंगे कि शाजिद को फला ऑर्डर देना है। अब वो मैसेज चले ना चले, देखा नहीं देखा, बंद हो गया। अब हुआ ये कि फूड पांडा के पास राइडर थे कम, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करता था। तो 2014 के अंदर उसने कहा कि यार वी आर शटिंग डाउन अवर ऑपरेशंस। फिर क्योंकि जाहिर सी बात है, कलेक्टिव टीम थी हमारे साथ, एक फर्म भी थी जिसके साथ हम उनके इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम कर रहे थे, तो एक हमने स्ट्रक्चर बनाया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ फूड पांडा। हाउ इज दैट सो? हमने कहा एक बात बताओ, आपने लेट सपोज ये डिलीवरी कॉस्ट जिसको आप बोल रहे हो, क्या ये इतनी मेजर है एक खाने वाले के लिए या एक दुकानदार के लिए कि वो ये बेयर नहीं कर सकता? मुझे एक सोच के बताना, क्या वो राइडर को अफोर्ड करना इतना ज्यादा महंगा है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता? मुझे एक बात बताओ, बेइज्जती से अच्छा क्या है, बंदा अपना राइडर रख ले। हम क्या बोलते हैं, यार क्या उसको बोल के मुंह खराब करना, मैं खुद जाके चीज ले आता हूं। वी कम टू द कंक्लूजन दैट वी आर क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर द पीपल हु वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स। अब अगर आप फूड पांडा देखो, अब फूड पांडा बाप है सब। फूड पांडा जिस दुकान को, जिस शॉप को अपने साथ एफिलिएट करता है, पैसे फूड पांडा के पास जाते हैं, और फूड पांडा पैसे उसको 15 दिन के बाद देता है, फौरन नहीं देता है, 15-15 दिन का गैप होता है। और आप आज देखो फूड पांडा को कि नॉर्मल चीज लेने जाओ अगर 230 की, तो फूड पांडा वही 260 की बेच रहा है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि भाई लोग पैसे देने के, दुकानदार अपना प्रॉफिट 30 रुपए छोड़ के इसको देने के लिए राजी हो गया? क्या हुआ ऐसा, कोई बता सकता है? कस्टमर रीच बढ़ गई। उसने बोला कि भाई जन्नम में जाओ सारे, मैं बनाता हूं एक ऐप। मेरे ऐप के कितने यूजर हैं, सोचो कितने यूजर हैं, बहुत सारे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक है शॉप जिसे क्या करना है, खाना बेचना है। एक है कस्टमर जिसे क्या करना है, खाना खरीदना है। तुझे जहां से भी खाना खरीदना है, तुझे यहां आना है। जब तू यहां आएगा तो तुझे क्या मिलेगा, हर वैरायटी की चीजें मिलेंगी। इसका मतलब यह है, जज़ाकल्लाह दोस्त, इसका मतलब यह है कि उसने क्या किया, अपने बिजनेस को, अपने इस ऐप को इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि वो लोगों के लिए कॉस्ट सेंटर की जगह क्या बन जाए, रेवेन्यू सेंटर। अब लोग उसको पे इसलिए करते कि ये बिजनेस देगा साला। मुझे बताओ, चाय वाला भी आजकल, कोयटेवाल होटल भी है ना, अपने पास टैब लेके रखा होता है। कैन यू इमेजिन कि चाय वाला अपने पास एक टैब लेके खड़ा होगा और वो इस तरह की फैसिलिटी करे? तो इट्स अ कंप्लीट। अब हम यहाँ बोलते हैं कि ये क्या, ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है, मुझे एक बात बताओ, अब फूड पांडा को पेमेंट कैसे, जरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कैश, कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि यार मुझे तो बैंक की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे तो इजी पैसा की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे तो बहुत से ऐसे पेमेंट गेटवेज की जरूरत पड़ेगी जो मुझे क्या कर सके, पैसे लाने में मदद कर सके। तो मुझे बताओ इसने किसके बिजनेस को प्रमोट किया, बैंक्स को। ठीक है, सारे बैंक्स को प्रमोट कर दिया। बैंक्स ने बोला यार मेरा तो इतना बड़ा कस्टमर यहाँ बैठा हुआ है जो मुझे, अब इसने क्या किया, फैसल बैंक पे फला ऑफर निकली है। अब इसके साथ लोगों ने क्या किया, इसके साथ वाउचर सिस्टम्स
ने भी अपने आप को इंटीग्रेट कर दिया। इसने बोला यार गो लूट लो। देखा ना KFC के पास एक लगा होता है, स्कैन करो, एक खाओ, एक के पैसे दो, एक फ्री। ऐसा ही है ना। अब गो लूट लो ने बोला कि यार ये तो बड़ा अच्छा एरिया, मुझे प्रमोट करने के लिए मिलेगा, तो उसने भी अपने आप को इंटीग्रेट करवा दिया। अब इसने क्या किया, ये बैठ गया, इसने बोला कि भाई जिसको जिससे जरूरत है ना, मैंने यहाँ बना के रखी है चीज, यहाँ आओ, सब एक दूसरे से ऑटो कनेक्टेड हो जाओगे। अब इसमें HR डिपार्टमेंट भी आ गया, इसमें IT डिपार्टमेंट भी आ गया, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ गया, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आ गया, इसमें IT डिपार्टमेंट भी आ गया। इसने एक ऐप के अंदर बजाय तो वो एक ऐप है, लेकिन अगर उसको मैं वास्ट अपना जूम फोकस करूं तो मुझे क्या लगेगा, यार पीछे एक पूरी दुनिया चल रही है इसके, जो कि क्या करती है, हेल्प आउट कर रही होती है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि भाई आपने मार्केटिंग का तो बड़ा सुना है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर इंशाल्लाह हम अपने आप को किक स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा है कि हमारे पास अगर नोट करो तो मार्केटिंग जब हुई PSL की, तो हमारा एक गाना बना आतिफ साहब का, वो किसने बनाया, टिकटॉक वालों ने, टिकटॉक स्पॉन्सर था। Why TikTok allow themselves to be a part of PSL? Why now? Why he hired Atif Aslam for that song? टिकटॉक जो है वो एक नेगेटिव इमेज बना चुका है। अगर आप में से किसी के पास टिकटॉक की ऐप है ना, तो आप बोले भाई यार तू कल से मत मिलना, बनाना तो दूर की बात, तेरे पास है भाग जा घर से, तू काबिल नहीं है। और ऐसा होना चाहिए ARTT में इंटर हुए, आपने ऐप चेक किया, अगर टिकटॉक है भाई बाहर निकालो उसको, ये नहीं आना चाहिए। तो कहने का मकसद, टिकटॉक ने कहा कि 1 मिनट, अब मुझे एक बात, एक इंसान अपनी इमेज कैसे, हम इमेज से ही करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। अगर आप नमाजी परहेजगार इंसान हो लेकिन बैठ रहे हो मोहल्ले के बदमाशों में, तो लोग आपको हाजी सनाउल्लाह थोड़ी कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी बदमाश होगा, क्योंकि आप अपनी गैदरिंग से पहचाने जाते हो। तो इसने कहा लेट्स कनेक्ट विद दोस पीपल हु हैव ब्रांड इमेज। और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इतनी है हमारे मुल्क के अंदर कि पीपल विल गोइंग क्रेजी ऑन दैट। और अगर मैंने वहां पर इसे ये अपने साथ मर्ज कर दिया, तो आई हैव अ रूम टू वॉश माय एंटायर नेगेटिविटी related to this app. Now people are starting making videos because of PSL. Getting my point? Now people are not using TikTok. People are using TikTok because they want to be a part of PSL ground to make a certain activity. तो PSL वालों ने क्या किया, कोलैबोरेशन कर ली टिकटॉक के साथ, बोला कि भाई ये सीन कर। नाउ वी हैव अनदर ब्रांड कॉल्ड J.Dot. J.Dot को क्या जरूरत पड़ी, कपड़े वाला ब्रांड है, उसको क्या जरूरत पड़ी PSL से, क्या होता है। J.Dot has an image that we are the people who are creating an impact, that we can promote our culture in abroad. Getting my point? J.Dot have multiple outlets all around the world. Now this comes in a light कि यार ये मुल्क के एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। That brand can be a part of anything which is favorable for the country. Now people are getting closer, emotionally connecting with that particular brand. तो हमने कहा कि अच्छा टिकटॉक को PSL से मर्ज होने के लिए क्या चाहिए था, उसकी जो पर्पस था नेगेटिविटी को क्रूट करना। J.Dot को क्या था, अपना ब्रांड सस्टेन करना। एंड हियर कम्स द थर्ड ब्रांड व्हिच इज कॉल्ड गो लूट लो। गो लूट लो इज अ ऐप जो अभी तक रिनाउन ही नहीं हुई। KFC के अलावा इसको किसी ने मुंह नहीं दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? आप KFC जाओ, क्योंकि KFC की सब्सिडरी कंपनी, तो KFC ने इसको प्रमोट किया, और ओनली KFC इज प्रमोटिंग गो लूट लो। आपके पास बोगो है, वाउस 360 है, जो भी है, बट यू हैव अ ग्रेट डिस्काउंट ऑन गो लूट लो। तो गो लूट लो ने कहा कि यार पीपल आर क्रेजी अबाउट ईटिंग फूड व्हाइल वाचिंग दीज स्टफ्स, सो इवेंचुअली स्पॉन्सरिंग दैट इवेंट क्रिएट एन इम्पैक्ट दैट वी आर नॉट अ स्टार्टअप, वी आर नॉट अ कंपनी जो अभी पैदा हुई है। क्योंकि अगर मैं अभी पैदा हुआ हूं तो मेरी PR PSL नहीं हो सकती, मेरी PR होगी टुच्चे मुच्चे। लेकिन जब मैं अपना एक्सपीरियंस बना लूंगा, मैं अपने आप को बड़ा कर लूंगा, तो मेरी अप्रोच भी बढ़ जाएगी ना। अब फॉर एग्जांपल आपकी अप्रोच होगी आप जैसे लोगों पे, जब आप इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म वगैरह में जाओगे, तो आप पार्टनर से मिल रहे होगे, मैनेजर्स लेवल पे मिल रहे होगे, कंपनी के CFO से मिल, तो दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। यार ये तो मतलब कोई तोप चीज होगा, तभी तो इसने ये किया है।
और पीपल आर शेकिंग हैंड विद हिम, यार वाकई यार, हालांकि कुछ भी ना हो, आपने इसको बोला यार थोड़ा हाथ मिला लिया कर सबके सामने, वो एक अलग बात है, लेकिन एट दैट मोमेंट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, क्या आई हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा दैट पीपल कम टू मी एंड इंटरेक्ट विथ मी। तो 3 ब्रांड है, लेकिन तीनों का पर्पस अलग अलग है। तो ये हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर सीखते हैं। बड़ा हाथ मारा नहीं, अब मारा बड़ा हाथ, पहले तो कोई जानता भी नहीं था उसको। तो सर ये मतलब बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ही बड़े पोजीशन पे फाइनेंस वो करना तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। ये इसमें लफ के तौर पे देखो ना, एयरलिफ्ट बंद हो गया, सिविल क्या था, बाइक क्या बंद हो रहा है, ठीक है, उबर नहीं बंद हो रहा। असल में इन जब देखो हमारे यहाँ थोड़े ना, हम थोड़े ट्रेंड फॉलोवर्स हैं। जब शार्क टैंक पहले तो दुनिया में बहुत आ चुका था, लेकिन जब उर्दू में आना शुरू हुआ तो हम पागल हो गए, अरे शार्क टैंक देखते हैं। तो शार्क टैंक जब हमने देखना शुरू किया तो हमने बोला यार जॉइंट वेंचर क्या होता है, मेरे को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखो पहली बात है झाइलो, पहली बात सुनना है हमारी, लोग देख रहे हैं, लोग अलग पिक्चर देख रहे हैं। आपने शार्क टैंक अगर देखा हो तो शार्क टैंक में कौन से बिजनेस जा रहे हैं, स्टार्टअप्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो पहले से काम कर चुके होते हैं, दे आर शोइंग देयर फाइनेंशियल्स टू द इन्वेस्टर दैट वी हैव एट दैट स्टेज एंड वी वांट टू ग्रो एट दैट स्टेज, फॉर दैट वी नीड कैपिटल, वी नीड इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना स्टार्टअप्स के लिए वो चैनल नहीं है। हालांकि लोगों ने समझा स्टार्टअप पे तो पैसे मिल जाते हैं, भाई स्टार्टअप को कोई पैसे नहीं दे रहा होता। आप उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग करके फिजिबिलिटी शो करते हो कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये करना शुरू किया, इवेंचुअली आई गेट द पॉइंट। लेकिन वहां जितने भी आ रहे हैं बोले कि मैंने इस साल में इतनी लाख कमाया, इस साल में, सब लोगों ने वो पार्ट को इग्नोर किया क्योंकि सबको पैसे नजर आ रहे थे कि कंपनी इतने पैसे दे रही है। तो उसने क्या किया, अब मुझे बताओ, सब अगर नोट करें तो वहां पर वो एक बात बोलते थे, इक्विटी का इतना शेयर, इक्विटी का इतना शेयर, इक्विटी का इतना शेयर। और उनको जहां लगता था कि पूरा स्ट्रक्चर वीक है तो वो क्या करते थे कि मैं अपनी आपकी है ना 20% इक्विटी लेना चाहता हूँ, 50% इक्विटी लेना चाहता हूँ। ये सब बातें क्यों हुई? ये सब बातें इसीलिए हुई कि अब अगर, क्योंकि पता है ना शेयर होल्डर एक से रखता है, अगर जितने ज्यादा शेयर मेरे पास आएंगे तो उतना ज्यादा क्या होगा, मुझे फायदा होगा। तो हम यहाँ पर एक चैप्टर पे आते हैं जिसमें हम कहते हैं हमारे 2 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब एक बात है, आप लोग आए हो फास्ट ट्रैक, अगर कोई एक बंदा आता है जो मेरा पुराना स्टूडेंट है, उसको ये टॉपिक समझ नहीं आया, वो यहाँ के बैठ गया, यू आर द ऑर्डिनरी, दैट वन इज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अंडरस्टैंड दिस। अब मेरा फोकस सबसे ज्यादा किस पे होगा, ऑर्डिनरी। I will listen to you, not him, because he came into this class for a specific reason जो पहले हो चुकी है। आप लोग अभी न्यू आए हो, if I ignore you और इसको पॉइंट किया तो क्या होगा, it will create a negative impact। तो मैं क्या करता हूं कि वोटिंग पावर इसको देता हूं, इसको हटा देता हूं। बोलता नहीं यार, अब मैंने बोला बेटा क्लास कब रखनी है, आप सबसे पूछा, उससे पूछा ही नहीं। आप बोलोगे यार मुझसे तो पूछा ही नहीं, बेटा तुझसे पूछना भी नहीं था। पूछना किससे था, इनसे था, इनका फास्ट ट्रैक है, इनको राइट दिए, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, आप दूसरी किसी क्लास में ऐसे नहीं बैठ सकते क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट ऑफ, उसका ज्यादा था तो किसी भी क्लास में उठ के आ गया। तो हमने कहा कि यार ये जो रिलेशन, इट्स कॉल्ड डिविडेंड, जो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा, लेकिन इसको डिविडेंड फिक्स मिलता रहेगा क्योंकि पहले रिलेशन। नाउ द पॉइंट इज why I allowed that person into this room, why company allows preference share who have so much credibility कि वो डिविडेंड भी फिक्स लेगा, वो वोटिंग राइट भी उसको नहीं मिलेंगे, और उसको जब बिजनेस ठप हो रहा होगा तो पहले पैसे दिया जाएगा। वो ऐसा क्या है? नहीं, इन्वेस्टमेंट दोनों की सेम है। नहीं मतलब मैं उसको क्यों, मैं क्यों चाहूंगा कि एक ऐसा बंदा मेरे पास है जिसको मैंने फिक्स इंटरेस्ट देना है, उसको नुकसान में पहले पैसे देने हैं, और इन सब भाइयों को मैंने क्या करना है, लॉस में रखना है। ऐसा क्यों करूंगा मैं? नहीं, कद्दू क्या एक्सपीरियंस शेयर होल्डर का, है ना? नहीं, देखो कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी को चाहिए पैसा। अब बात सारी सुनना, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी कह रहे अगर इस क्लास में मैं अपने सारे पुराने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स रख दूं,
और आप बैठे हैं 2 4 6 8 10 11 के साथ में अगर 22 अपने बिठा दूं जिनको मुझे ना कुछ पूछना पड़ेगा और वो हर चीज में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो इवेंचुअली इस क्लास का इम्पैक्ट क्या आएगा? यार क्या पढ़ाता है यार, नहीं समझ आई बात? क्रिएट ना एनवायरनमेंट कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वोटिंग, अब मिसाल के तौर पे वो 22 बच्चे बैठे, मैंने बोला हाँ समझ आया, तो आपको तो नहीं पता कि वो 22 कौन है, बोलेंगे हाँ समझ आएगा, तो 11 बोलेंगे यार 22 को समझ आ रहा है, अगर हमने बोला समझ नहीं आ रहा तो हम पागल लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वोटिंग राइट्स को शेयर नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि पैसा तो चाहिए लेकिन वोटिंग राइट नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वोटिंग राइट दे दिया ना तो कल को ये इनके साथ मिल गए, लेट सपोज मैंने पुराने वालों, आप लोगों को भनक पड़ गई पुराने वाले, आप लोग तो बजाना शुरू कर दोगे यार पुराने वाले, और इवेंचुअली क्या होगा, एक चीज आती है हॉस्टाइल टेक ओवर, बुक में है आपके हॉस्टाइल टेक ओवर। फिर क्या करोगे आप, ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, टीचर ही चेंज करो, ये तो साला अपने बच्चे बिठाता है, एक इंपैक्ट क्रिएट करता है और इसको पढ़ाने वगैरह नहीं आता, ये अपने बच्चों को इसलिए बिठाता है कॉन्फिडेंस में मसला है, और ये इंपैक्ट टेक ओवर। तो ये सारी चीजें यू नो, लेकिन क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, हमने यहाँ आज की क्लास में क्या कर लिया, डिस्कस। गेटिंग माय पॉइंट? कोई सवाल हो इससे रिलेट या कोई भी चीज से रिलेट, मैंने आपको हर जो मुश्किल चैप्टर थे वो खोल खोल के बता दी कि क्या है क्या नहीं है। फिर इसके बाद हम आते हैं एथिक्स के अंदर। एथिक्स हमारा एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज्यादा क्रूशल है। क्यों क्रूशल है भाई? क्योंकि देखो बात सारी है कि हम कंपटीशन करते हैं बिजनेस में। अब जब हम कंपटीशन में आते हैं तो हम कहते हैं कि यार बजाओ, हम बजाएंगे। अब बिजनेस में है ना, एथिक्स में बोलते हैं यार बजाना नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को बजाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। आप हो सकता है मोनोपोली पे आ जाओ, आप हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप हो तो आप उसको, तो हम कहते हैं कि बिजनेस चलेगा एथिक्स पे। एथिक्स क्या होंगे, जो हमें ये सिखाएंगे कि एथिक्स इज अ डिसिप्लिन। इन एथिक्स वी लर्न हाउ टू थिंग्स इन हाउ टू डील विद द थिंग्स व्हिच इज राइट एंड व्हिच इज रॉन्ग। लेकिन ये पर्सनल एथिक्स नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार फीमेल इंटरेक्शन करना सही बात है, अब वो कहेंगे भाई दाढ़ी रख के बातें कर रहा है या पागल, तो जाली मुल्ला ये तो, ठीक है ना। तो हम क्या करें यार, फीमेल इंटरेक्शन अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोला अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए? को एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस्लाम में बोला ठीक है। मैंने को एजुकेशन का मतलब ये नहीं बोला कि आप पेन मांगते रहो, रजिस्टर मांगते रहो मैंने बोला है वो भी बैठ के पढ़ लो और आप भी बैठ के पढ़ लो, बातें करने का मैंने नहीं बोला। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि भाई हसरतें बढ़ जाती है तो अगर ग्रोइंग एज में हसरतें बढ़ेगी ना तो क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ जो डिसरिस्पेक्ट का बहुत बड़ा एरिया है ना, देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स मार्केट। को एजुकेशन बात करें तो वी हैव सो मेनी एरियाज जहाँ पर को एजुकेशन को बहुत ज्यादा नेगेटिव, अच्छी भी है लेकिन किस तरीके से पोर्ट्रे की जाती है आवाम के साथ, तो वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। सेपरेट भी है बहुत अच्छी, लेकिन बात सारी है कि हर चीज के, तो यहाँ पर बोला कि देखो पर्सनल एथिक्स पे हम बात नहीं करते, वी हैव अ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स, और ये कोड ऑफ एथिक्स किसने लिखे हैं? आईफैक ने लिखे हैं। आईफैक कौन है? एक ऐसी बॉडी है जिससे कौन रजिस्टर है? आईकैप रजिस्टर है, क्योंकि वो चाहती है कि भाई जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक ही कोड ऑफ एथिक्स पे लिखे। वो ये नहीं चाहती कि भाई मेरा दिल करेगा तो मैं काम करूं। जैसे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि भाई पेशेंट आए तो आप थोड़ा रेट लिस्ट को भूल जाएं, आप केसेस को भूल जाएं, आप फोकस करें वो पेशेंट को किस तरीके से आपने क्योर करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि उस टाइम पे अब वहां बोल रहे नहीं मेरा तो इससे फटा था, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, मरता है मरे, कल का मरता आज मरे, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। आप बोलते भाई आपके कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है, तो इसी तरीके से हमारे भी कोड ऑफ एथिक्स है। तो हमारे यहाँ पर बिजनेस के अंदर जो कोड ऑफ एथिक्स की बात की जाती है तो हमारे पास 5 चीजें, और 5 चीजें मुझे बताओ ये नॉर्मल लाइफ में भी होनी चाहिए। पहली चीज इंटेग्रिटी, ईमानदारी। क्या हम अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी से ईमानदारी नहीं मांगते? ठीक है ना, सच कहो, ठीक है ना, फिर सच कहते तो आग लग जाती है। आप किसी को ऐसे कैसे कहते जहर लग रहा है भाग इधर से, आपको बोलना पड़ता है यार क्या लग रहा है, तो इवेंचुअली पता है कि यार मैंने अगर सच बोला तो आप सड़ जाएगी। जैसे पेरेंट्स हमारे साथ झूठ बोलते हैं, देखो बेटा जिंदगी में कभी कोई मसला है, कोई कांड करो मेरे पास आना। आप बोलते पापा सिगरेट पी ली, कुत्ते की तरह मारेंगे ऐसा मारेंगे ना चमड़ी उधेड़ देंगे। फिर इसके बाद वापस याद आएगा अरे इसने कांड किया था, वापस आओ धोने के लिए, तो आपका वो धोने वाला सीजन चलता रहेगा 3-4 दिन तक।
फिर इवेंचुअली क्या होगा, मोबाइल ले लिया जाएगा, बाइक की चाबी ले ली जाएगी, पॉकेट मनी बंद की जाएगी, हो सकता है साथ ड्रॉप करने भी आए, क्लास खत्म हो गई तो फोन, चीजें चलती हैं। अब हमारे पास इंटेग्रिटी, अब इसका हल क्या है? ये इतना बड़ा झूठ है ना, इतना बड़ा झूठ है ये, कि इससे देखो, इससे होता कुछ नहीं है, इससे है ना ट्रस्ट खराब हो जाता है। नेक्स्ट टाइम बोला यार बोलना ही नहीं है कुछ, पता है कुटूंगा मैं, ठीक है ना। मुझे आज यहाँ पर एक लड़की बोल दे कि मैं, के लड़के में ढेर ज्यादा होता है, लौंडों के लौंडे थोड़े फट्टू होते हैं, थोड़े नहीं बहुत फट्टू होते हैं इस मामले में, कि वो ये बोल दे कि भाई, मैं, लड़की बोल देती है अपने पेरेंट्स से कि भाई मैं फला लड़के से बात करूं, लड़का बोल के दिखा है अपने बाप को, इतने चित्तर पड़ेंगे ना उसको, इधर बेटे इधर मोबाइल, नहीं आप रहो, इधर बेटा, किससे बात करनी है? अच्छा हिना से बात कराता हूँ तेरी, बैठ मेरे सामने, तेरे को पहले हिना लगाता हूँ फिर तेरे से बात करता हूँ, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या है, हमारे साथ यही हो रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे एक चीज का एनवायरनमेंट बनता है कि फिर हम क्या करते हैं, कांड करने के बाद है ना, कांड वाले लोगों को देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ वो कांड वाले लोग आते, बोलते हैं क्या किया था, सिगरेट पीती, अरे सब पीते हैं रे, तूने क्या गलत काम किया। और करते करते पेरेंटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। फिर कहते हैं हमारी बच्चे सुनते नहीं है। देखो बात सारी ये है, बोलना बड़ा आसान है कि सच बोल दिया करो, लेकिन उसके लिए इतना जिगरा चाहिए सच सुनने के लिए। बाज दफा आप में इतनी हिम्मत नहीं होती सच सुनने की, आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं यार ठीक है, देखो हर इंसान का कोई ना कोई एक स्पेस होता है कि भाई, वो बाज दफा होता है कि यार चीजें ठीक है, एक ट्रामा के अंदर फंस चुका है एक इंसान, तो उसका स्पेस है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यह है कि उस स्पेस को हम क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखो हर इंसान के दिमाग में होता है यार, कभी मुसीबत आ जाती है ना, वो एक स्पेस चाहता है। हमारे यहाँ फैमिली के अंदर, मिडिल क्लास लोगों के अंदर कोई मी टाइम वाला तो चक्कर है नहीं। मी टाइम किसको कहते हैं? और हमारे यहाँ जिस खानदानों में हम रह रहे होते हैं, वहां पर तो भाई इतना ज्यादा ज्वाइंट का कल्चर है कि कोई हमारी चीज तो हम बोल ही नहीं सकते कि मेरी है। कोई भी आके कुछ भी उठा के कुछ भी चले जाता है, हम बोलते हैं हाँ भाई वो फला लेके चले गया। तो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट जिसको हम एथिक्स कहते हैं वो नहीं है। तो इंटेग्रिटी हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी। पेट के हल्के नहीं होने चाहिए। क्या आपने बोला अच्छा हाँ जानी ऐसा था, देख दादा बताना नहीं है किसी को, तेरे को एक भाई पर समझ के बात बता रहा हूँ। वो बोलेगा दादा तेरे को बता रहा हूँ, कुछ बताना नहीं, बता रहा हूँ बताना नहीं, बता रहा हूँ बताना नहीं, बता रहा हूँ बताना। दादा तेरे को एक बात पता है, भूतनी के मैंने ही बोली थी। और मैंने तो ये बात बोली भी नहीं थी। वो चेंज होते 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 पता नहीं क्या बात बन के आ गई कि समझ ही नहीं पड़ा लोगों को, है ना। चेंज घूमती गई। मेरे पास क्या बात, तो भाई कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत जरूरत होती है कि भाई जो बात जहां हो रही है वहीं रखो। हाँ देयर आर सम एरियाज जहां पर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करने का मौका दिया जाएगा, जो कि मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल कंपनी अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर फंसी हुई है, ब्राइब ले रही है, कोई भी ऐसा चक्कर है, तो नाउ इट्स योर मनी ट्रेसिंग में फंसी हुई है या फिर स्मगलिंग कर रही है, तो अब आपको बताना लाजमी है, बिकॉज पीपल नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल एवरीवन कि these people are not doing their work correctly. फिर उसके बाद होना चाहिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? देखो यार एक बात है, मैं ग्रेजुएट, मैंने 2015 में सीए किया, 2015 के दिसंबर में मैंने एसी से कंप्लीट किया, फिर 2017 तक मैं ज्यादा पढ़ सका, फिर इसके बाद मैंने पढ़ाई रोकी और अब मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं पढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है मैंने तब की चीजें पढ़ी होंगी, और अब अगर आपको मैं आके 2016 की बात करूं, 2015 की बात करूं, तो आप बोलोगे यार थोड़ा तो अपडेट कर। बात समझ आ रही है? जैसे बाज दफा ऐसा होता है हमारे साथ टीचिंग के अंदर, जो हम एक जोक सुबह मारते हैं ना वही रात में मार, तो हमें खुद भी हंसी नहीं आती, अबे क्या यार, वो फील नहीं आ रहा होता ना, मतलब थोड़ा जोक तो अलग कर ले। मतलब बाज दफा ऐसा होता है कि यार एक बैच का बच्चा का दूसरे बैच में पढ़ लेता है ना, बोलते हैं यार सर सेम मंजन नहीं आपके पास, कोई अलग तो लाओ। तो अलग लाने के लिए यू नीड टू बिल्ड, यू नीड टू हैव, यू नीड टू लर्न कि भाई क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी पड़ती। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मीन्स कि आप अपने आप को ग्रो करना शुरू करें, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है प्रोफेशनल बिहेवियर, जो हमें बहुत कम है, हम है इमोशनल के मारे, ठीक है ना। हमारे साथ कोई कांड हो जाए हमारा मुंह इतना फूल जाता है
हम बोलते हैं यार बात ही नहीं करनी। तो प्रोफेशनल बिहेवियर ये है कि देखो पर्सनल अलग, पहली बात, कहीं काम की जगह पे ना कोई इस तरह की हरकतें मत करना, कहीं इमोशनल आप अटैच मत होना, वरना लसन लग जाएंगे भाई। जिंदगी का उसूल बता रहा हूं कि कभी काम करने वाली जगह पे जहां करियर है वहां किसी से इमोशनली अटैच मत होना। हम इमोशनली है ना बहुत ज्यादा पागल लोग हैं, हमें ना बहुत, हम दिल की बड़ी सुन रहे होते, दिल कर रहा है दिल कर रहा है, दिल लसन लगवाता है ना जब, तो फिर बंदा फिर बोलता है कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ ही होना था। तो भाई प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि देखो ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी और आपकी बात कहीं जगह पे खराब हो गई, देखो हमारे यहाँ पर है ना एक बहुत बड़ा मसला है। आपका नाम क्या है भाई? अरहम। और मेरा एक बात पे पड्डा हो गया कि भाई ये माइक ऐसे नहीं रखा जाएगा, ये माइक ऐसे रखा जाएगा। अब बात सारी है कि मेरा फड्डा वैसे इससे कभी नहीं होता, लेकिन हुआ क्या इस रीजन की वजह से। लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस रीजन, आफ्टर दैट वी आर ओके विद दैट। लेकिन हमारे साथ ये पॉसिबल नहीं है। हमने अपने जहन में बात बना ली, नहीं यार इसने ये किया ठीक। देखो प्रोफेशनल जेलसी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, कंपटीशन होता है, चीजें होती हैं, लेकिन यू हैव टू मैनेज प्रोफेशनली कि आपको पता होना चाहिए कि इमोशंस लेस, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा। ताकि देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हार्टेड हो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग कोल्ड हार्टेड, इट्स अबाउट बीइंग फोकसिंग ऑन योर एम कि आपको पहुंचना क्या। हाँ आप ये चीज अपनी फैमिली के लिए रखो तो उसमें कोई मसला नहीं है। वहां पर अगर आपने प्रोफेशनलिज्म रखा तो यू आर पागल, आप वहां क्यों रख रहे हो? वहां पर तो कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, वहां तो इमोशनली चल सकता है। अगर वहां भी आपने प्रोफेशनलिज्म रखा तो फिर एक गैप आ जाता है आपको, वो नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको एक चीज और देखनी पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देख मेरे जहन से निकल गया, चलो आगे तुम बता। तो ये भाई ये कोड ऑफ एथिक्स है जो हमें यूज करने हैं। अब ये सारी चीजें अगर एक इंसान में होती हैं तो हम क्या कहते हैं, यार ये एथिकली स्ट्रांग है। तो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारी चीजें अपने अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली अगर हमारे अंदर ये चीजें नहीं होंगी तो मुझे बताओ हमें सेलेक्ट करता है शेयर होल्डर। तो अगर मैं इंटेग्रिटी का मैं फॉलोअप नहीं रखूंगा, मैं ऑनेस्ट नहीं होऊंगा, या मैं अपने काम को सिंसियरली और मैं अंडर द टेबल काम करने वाला बंदा हूँ, तो मैं अपनी उस रिपोर्ट को कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ प्रेजेंट कर सकता हूँ कि यार हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा इससे बहुत अच्छा दोस्ती हो गई, अब मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ तो लोगों के जहन में आएगा यार अरम का टेस्ट तो सर ने लीनियंसी के साथ चेक किया होगा। लेकिन आप सबको पता है कि नहीं यार, वी ऑल आर इक्वल इन क्लास। देखो सब ओपन है। देखो सिंपल सी बात है, देखो हम टीचर थोड़े बदनसीब भी होते हैं, वो इसका एक इम्पैक्ट है। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा समझता हूँ क्योंकि मेरी बेसिकली आई एम इंट्रोवर्ट, मुझे बड़ा लेस इंटरेक्शन पसंद है। आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। हाँ कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुत क्लोज होते थे, लेकिन दिस जॉब गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पर्सन जो कि सबके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो बाज दफा है ना, आप सबके जब दुखड़े सुनते हो, जब सबकी बातें सुनते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी हो जाती है, यार ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, फला चीजें सारी चीजें। तो हमारा जो रिलेशन होता है मोस्ट ऑफ टाइम 2-3 महीने का होता है। इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। अब होता ही है कि जाहिर सी बात है, जो जितना ज्यादा बातें करता है आपके साथ गुल मिल जाता है, तो आपके पास एक कॉर्नर आ जाता है कि नहीं यार इसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, बच्चा बड़ा अच्छा है, या फला चीज है, या इसका इंटरेक्शन बड़ा तमीज है, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि एक सेट है, हर स्टूडेंट का हक है उसे बेहतर ट्रीट करो। तो बेहतर ट्रीट कर, देखो पहली चीज ये है कि आपको ये सीखना है कि सबको पहली दफा रिस्पेक्ट से ही मिलना है। उसके बाद आप डिपेंड करते हो आपको कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। पहले मैं आपसे मिलूंगा रिस्पेक्ट से, उसके बाद आप डिसाइड करोगे, या आप मेरे लिए डिसाइड करोगे कि इसको कितनी इज्जत देनी है बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये चीजें थोड़ा हमें समझने की जरूरत होती है। इसमें से जो बातें हमने की, आप में से आपको कोई बात ऐसी लगी कि यार थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए, अभी मैंने आपको सिर्फ चंक्स दिए हैं, मैंने पहली क्लास में भी थोड़े बहुत दिए थे, इसमें थोड़े और दे दिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा ये वाला एरिया, ये जो 4 टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा हाईली क्वेश्चनेबल एरिया है, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को है ना जान जाती है, वो यही है। तो थोड़ा सा इसे आप देख लें, कोई चीज अगर ऐसी अपने पास नोट डाउन कर लें, तो नोट डाउन करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीज है, इस तरीके से
कोई अजीब है बच्चा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक ऐसा शेयर होल्डर होता है जिसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोटिंग पावर नहीं होता, मतलब जो एक कंपनी जो वोटिंग के लिए बुलाती है किसी उनको नहीं बुलाती, डिविडेंड पहले मिलता है, और अगर डिविडेंड ना मिला जाए तो वो क्यूमुलेट होगा। जैसे इस साल मुझे आपको देने थे 100 रुपए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगले साल जो 100 रुपए देने थे उसमें इस साल के पैसे मिला के दूंगा, और जब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ ना लॉस की वजह से, तो पहले पैसे आपको दूंगा। You are the owner, but I am treating you like the liability. वही तो मैंने बोला, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, मैं बोला बंद कर रहा है, भाई सामान बेचो, सबसे पहले क्रेडिटर से जिससे लोन लिया उसको पैसे दो, फिर आराम को दे दो पैसे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होगा शेयर्स की बेसिस पे, वो ऑर्डिनरी ही होते हैं, ऑर्डिनरी। देखो नॉर्मली ऑर्डिनरी ही चलता है, कंपनी ये ट्रम्प कार्ड उन जगहों पे यूज करती है जब कंपनी को फाइनेंस ज्यादा चाहिए। मुझे बताओ ना, आप किसी से उधार कब मांगोगे? जब आपके पास खुद कुछ नहीं होगा। नॉर्मली तो आप, हाँ वो अगर आप बहुत बड़े मुफ्ते हो तो एक अलग बात है, लेकिन है ना बात दफा क्या होता है कि चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि भाई क्या सीन है, तो आप पैसे भी तभी मांगते हो ना किसी से, कि भाई आपको पता होता है कि यार अब मेरे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है टू मैनेज, तुम आप क्या करते हो इस तरीके से काम करते हो। और किसी कोई चीज पूरे उसमें पूछना चाहते हो प्लीज? सर तो शेयर होल्डर्स को भी तो अगर कंपनी का भी लॉस में आती है तो शेयर होल्डर्स को भी तो लॉस बेयर करना पड़ता है। ऑर्डिनरी कर रहे हैं ना, तभी तो मैंने कहा दे आर द ओनर बट वी आर ट्रीटिंग लाइक अ लायबिलिटी। द रीजन आई एम ट्रीटिंग अ लायबिलिटी बिकॉज द थिंग्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर सिमिलर टू द पीपल टू whom we are getting the loan। मैंने इंटरेस्ट इसको भी फिक्स देना है, इसको डिविडेंड फिक्स देना है, क्या बात हो गई? यानी कि आप नुकसान में भी सिक्योर, प्रॉफिट में भी सिक्योर, तो फिर ओनरशिप किस बात की भाई? सही। प्रेफरेंस वाले को और इसमें सर डिफरेंशिएट कैसे होता है, मतलब अगर शेयर्स पे होता है, मतलब कितने अमाउंट ले नहीं नहीं वो उस रेट लिस्ट पे, वो बॉन्ड्स पे आ जाता है। एक फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल मतलब शेयर लेने जाने किसी कंपनी का नॉर्मली ऑर्डिनरी ही मिलते हैं, प्रेफरेंस बोलने पड़ते हैं कि भाई, और प्रेफरेंस हर बंदे को नॉर्मली मिलते भी नहीं। मेरे और आप जैसे के लिए प्रेफरेंस नहीं है, कंपनीज के लिए प्रेफरेंस है, बैंक्स के लिए प्रेफरेंस है। मेरे और आप जैसे यार, मैं कितना बड़ा कैपिटल ले आऊंगा? बात समझ आ रही है? मैं कितना बड़ा कैपिटल ले आऊंगा? मेरे पास 10,000 होंगे, 10 लाख होंगे, लेकिन कंपनी के साथ एक पोर्टफोलियो चल रहा होता है। कंपनी क्यों, सुनो, कंपनी ज्यादातर ये कंपनी क्यों इन्वेस्ट करती है? देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने पास है ना एक पूल बनाती है, इस पूल में कहती है एम्प्लॉय से कि भाई एक काम कर। देखो आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में ऐसा होता है कि जो पैसे आज जमा किए आपको फिर जो मिलेंगे उससे ज्यादा मिलेंगे। वो डबल कैसे करती है? चक्की चक्की पैसे डबल कर, ऐसा तो सीन नहीं है। चक्की बोलेगी भाड़ में जा, मैं क्यों करूं डबल, ठीक है। अब आपने चक्की को बोला, चक्की ने आपको भगा दिया, अब चक्की मना कर रही है। अब आपने कहा कि एक काम करते हैं, पैसे जमा करते हैं। आपने सबके पैसे किए, अब आपने कहा 3 स्टेजेस पे इन्वेस्ट करेंगे। अब आपने क्राइटेरिया देखा, ये आप समझो मेरी आवाम हो और मैं हूं यहाँ पूल बनाने वाला फंड मैनेजर। जितने भी फंड्स है, नाफा है, मीजान है, एनआईबी है, सारे फंड्स है, वो किस तरह काम करते हैं, वो आप लोगों से पूछते हैं। हाई वॉलेटिलिटी रिस्क, हाई वॉलेटिलिटी पे कौन खेलना चाहता है, मतलब जिसका रिस्क हाई रिटर्न हाई, तो आप बोलते हो यार मैं। मीडियम में कौन खेलना चाहता है, मीडियम वॉलेटिलिटी में मैं। लो में कौन खेलना चाहता है, तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास थे 5 लाख, ये पूरी आवाम कह रही है जो कि मेजॉरिटी है, लेट्स सपोज 60%, ये कह रही है कि मैं हाई वॉलेटिलिटी पे जाऊंगी। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है रिस्क हाई रिटर्न हाई, तो मेरी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट होगी स्टॉक मार्केट के अंदर। बात समझ आ रही है? इसके बाद मीडियम वॉलेटिलिटी, फिर मैं जाऊंगा मनी मार्केट की तरफ, वो खरीद के करेंसी खरीद ली, क्योंकि करेंसी के रेट भी बढ़ते हैं। आखिर में मैं जाऊंगा बॉन्ड्स की तरफ, क्योंकि मैंने अपने आप को मैनेज करना है। अगर यहां मुझे पैसे में मसला हुआ तो ये 2 चीजें संभाल लेंगी, तो मैं अपना बनाता हूं स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। अब मिसाल के तौर पे कंपनी ने यहां पर जब स्टॉक की बारी है, तो कंपनी ने बोला यार ये जो कंपनी है ना ये न्यू है, ये कंपनी को भी पैसे की, जाहिर सी बात है आपको पता होता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्लॉट जब रियल एस्टेट वाले बेच रहे होते हैं तो वो रखते हैं किसको पैसे की ज्यादा जरूरत है। अब एक बंदा कहता है, एक बंदे का पता चलता है इसको तो फौरन बेचनी है चीज, तो अगर वो 1 करोड़ रुपए की चीज है, वो बोलता है कि यार मेरे को 95 में दे दे, मुझे 90 में दे दे, क्योंकि उसकी उस जरूरत का वो फायदा उठा रहा होता है। तो कंपनी
प्रोफेशनली इस चीज का फायदा उठाती है कि ठीक है पैसे चाहिए, ये ले, डिविडेंड फिक्स देना और पहले पैसे दे, ले ले। अब इससे क्या हुआ, वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं हुए, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हुई। ओनरशिप डाइल्यूट ना होने से मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि अगर कल इस शेयर होल्डर, क्योंकि ये शेयर होल्डर ज्यादा पैसे दे रहे हैं, अगर कहीं इसका शेयर होल्डिंग बाकी शेयर होल्डर से बढ़ गया, जैसे मैंने अभी 22 और 11 वाली एग्जांपल दी थी, तो 22 लोगों का फेवर में आ गया तो इवेंचुअली सब फेवर में आ जाएंगे, और वही 22 लोग फेवर में नहीं आते और आप लोग फेवर में आते हो तो इवेंचुअली आप भी उनके साथ चले जाओगे। तो लेट सपोज मैं एक कंपनी हूं और मैंने कहा कि भाई मेरा वोटिंग राइट्स उनके पास, यानी कि मैं भी उनको इस तरह कंसिडर कर रहा हूं जैसे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, हालांकि वो नहीं है, तो वो क्या आपको कर सकते हैं, यार तू भी बोल मैं तेरे साथ हूं, तू भी बोल मैं तेरे साथ हूं। हम भी छोटे बच्चे होते थे, टीचर समझ नहीं आता था, एप्लीकेशन लिखा ही, पूरी क्लास से साइन की और एचएम को जाके या प्रिंसिपल को जाके जमा करा दिया। उसमें जो भी होता था पता नहीं क्या लिखा होता था क्या नहीं लिखा होता था, बात में होता। ये सारी चीजें अगर कांड किए हो जिंदगी में तो कर्मा इज अ, पता है आपको, तो फिर लौट के आएगा आपके पास। तो कहने का अच्छा, आई कैप इस मामले में ना बड़ा हसास है। आई कैप इज अ कर्मा, और व्हेन वी टॉक अबाउट आई कैप एज अ कर्मा ना, तो इट्स नॉट अ बट अ वेरी 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 वेरी, ठीक है, 4x लगाओ 5x लगाओ, इवन दो इफ यू आर इन अ ड्रामा ऑफ ब्रेकअप ना, और अगर वो सामने वाली आई कैप में या वो सामने वाला आई कैप में, डोंट वरी, आई कैप जिंदाबाद, आई कैप रुला देगा, टेंशन लो, इंतकाम लेने के लिए आई कैप मौजूद है आपका, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इवेंचुअली हम देखते हैं कि हमारा पर्पस कैसे अचीव हो रहा है, हम अपने पर्पस को नोट डाउन करते हैं। देखो आप लोग थे दिसंबर बैच के, लेकिन आपकी प्रायोरिटी दिसंबर नहीं थी, आपकी प्रायोरिटी सितंबर थी, तो हमने क्या किया, सेग्रीगेशन की। अगर देखा जाए हम आपको दिसंबर बैच में रखते तो इवेंचुअली वी लॉस्ट यू पीपल। आपका एम तो जल्दी करने का था, आप दिसंबर तक वेट नहीं करना चाहते, तो अगर हम ये चीज रखते, ऑल्दो वी आर फेसिंग अ कॉस्ट हाई इन हियर बिकॉज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल, समझ आ रही बात, बट व्हाई वी आर बेयरिंग, if we do not allow you, if we do not connect with you, eventually we lose this particular revenue. So what we try to do is that हमने कहा कोई बात नहीं, let's entertain these people as well, क्योंकि eventually आज loss making है, कल तो फायदा हो जाएगा ना। Once they are connected with us, once they have seen the kind of environment we have, तो it's like a wow factor ना। तो आज अगर 2 पैसे का लॉस हो रहा है तो बाकी टाइम पे तो मैं ये कैश में आ गया तो खत्म हो गई ना बात, इवेंचुअली वी आर सक्सेसफुल। तो ये चीज होती है, कुछ आपको देखना पड़ता है कि कहाँ। आपने देखा होगा बिजनेस स्टार्ट में जब आते हैं तो अपने प्राइस स्किमिंग करते हैं, अपनी प्राइस को कम करते हैं, लेकिन जब वो ग्रोथ स्टेज पे चले जाते हैं, मेच्योरिटी स्टेज पे चले जाते हैं, अब अगर वो प्राइस कम करेंगे ना तो लोगों को उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अबे शायद लगता है बिजनेस चल नहीं रहा यार, इतना बड़ा ब्रांड है, डिस्काउंट रखा है। हमारे यहाँ ह्यूमन साइकी है, हमारे यहाँ पर जब वैल्यू हमारी औकात से बाहर होती है तो हम हसरत से देख रहे होते हैं, लेकिन जब वही चीज हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है, इस वजह से कंपनी ने मेजर डिस्काउंट रख दिया है, हम बोलेंगे या तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। पहले एक केक बहुत जगह, एक केक था, क्या नाम था उसका, होब। अबे जब आया था ना केक, इतना कोई चला था ये केक, ओहो, मतलब ना हर जगह होब नोब दावतों में हर जगह। तो एक दिन हमने कहा कि चलो ठीक है जरा केक खाते हैं। इतना कोई घटिया केक मैंने जिंदगी में नहीं, इतना घटिया केक। और मैं उसके बाद मैंने बोला यार ये क्या दिया। फिर इसके बाद बहुत मशहूर हुआ पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई। तेरे पाए पे तू कौन से स्काई पे भाई, तू कहीं, हम क्योंकि हम पेस्ट्री खाने वाले लोग हैं भाई, तो चीजें हम, लेकिन बात सब क्या होता है जब इतना बड़ा ब्रांड अपनी वैल्यू को कम करता है इस अंदाज के लिए कि मैं अपनी ऑडियंस को केटर कर लूंगा, तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो अपनी जो गुडविल है उसको स्टेक पे ला दे। डिफेंस के लोगों के लिए डिस्काउंट एक शर्मिंदगी की बात है। आपने अगर उसको डिस्काउंट बोल दिया ना, उसकी ईगो पे आ जाएगी। एक बार हम गए नेक्स्ट के हाइपर पे, नेक्स्ट के आउटलेट पे, तो मेरे साथ एक फीमेल भी थी और एक बंदा भी था, तो वो भी इंटर हुआ किसी और के साथ थे, मैं मेरे साथ नहीं थे। वो एंटर हुए और बोला कि अच्छा, वो मुझसे बात कर रहा था कि सर इस तरह की वैरायटी अगर डिस्काउंटेड चाहिए आपको, वो तो उसने वही टोन इस्तेमाल की उनके साथ। तो पता है क्या हुआ, उस बंदे बोला कि भाई आपने हमें डिस्काउंट बोला क्यों।
वो ईगो पे आ गया भाई। मैंने बोला वाह इतना पैसा, मेरी शर्ट के भी दे दे। ठीक है, तो हम तो डिस्काउंट यार, हमारी अफोर्डेबिलिटी, आप ब्रांडेड शर्ट पहनेंगे तो अगर आप देखो लेवाइस का आउटलेट डॉलमेन तारिक रोड पे भी है, जो मेजनाइन फ्लोर पे है वहां कभी डील नहीं लगती, वहां कभी डिस्काउंट नहीं लगता, और वहां कोई जाता भी नहीं है, सिर्फ उस बंदे के कोई जाता भी नहीं, जो खड़ा होगा ना, आप पूछोगे भाई ये ड्रेस क्या है, 18,000 रुपए का, ठीक है ठीक है, ऐसे करके बाहर आते हो, तो फिर आप देखते कहाँ जाना है, हाँ मेरी औकात का, हाँ आउटफिटर चलता है। लेकिन अगर आपको आउटफिटर में भी वो चाहिए ना ज्यादा डिस्काउंट, तो आप चले जाओ फैक्ट्री आउटलेट पे। दे हैव इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्री आउटलेट। देखो सुनो, ये करना पड़ा इनको, सबको करना पड़ा, क्योंकि अगर वही चीजें ज़ैनब मार्केट में मिलना शुरू हो जाती ना, तो लोग क्या बोलते हैं यार मैं भी आउटफिटर पहनता हूं। ये नहीं किया उन्होंने बोला देखो एक काम करते हैं, हम उन्हीं रेट पे बेचेंगे, लेकिन वी विल क्रिएट अ इम्पैक्ट आउटलेट से लिया। आपको ये थोड़ी बोलता है फैक्ट्री आउटलेट से लिया, आउटफिटर से लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, स्निकर्स हमारे यहाँ पर आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर स्निकर्स आना शुरू हुए तो लोगों ने क्या कहा यार, हालांकि पहले होता था लेकिन अब इतने ज्यादा नॉर्मल होने लगे, 5-5 हजार 6-6 हजार, तो यार हमारे यहाँ पर है ना, सिर्फ अल्फाज चेंज करने से ना, वाह, हमारे यहाँ पागल लोग हैं, सोचते इमोशनली कनेक्टेड होते हैं भाई हम जगहों से, हम वैसे थोड़ी कनेक्टेड होते हैं लोगों से, हम चीजों को वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ी देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार मुझे ना कॉफी पीनी है, तो कॉफी तो आप कहीं की भी पी सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलते हैं नहीं ग्लोरिया की पीनी है, एक्सप्रेसो की पीनी है, लेकिन एक्सप्रेसो का जो ब्रांड इमेज बन चुका है वो जैसे पिज्जा है, पिज्जा में जो आज पिज्जा हट वालों का फैन है ना, वो कभी अपने टेस्ट को चेंज नहीं करेगा, और आज तक चेंज नहीं हो सका, क्योंकि वो रॉयल्टी बेस्ड कस्टमर बनाता है, वो प्रीमियम कस्टमर बनाता है। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पिज्जा की क्वालिटी खराब करने वाला कौन था, 14 स्ट्रीट। लोगों को लार्ज दे दिया, इतने बड़े बड़े पिज्जे देना शुरू कर दिए, लोगों ने बोला कि हाँ खाओ भूखो खाओ। अब पिज्जा की वैरायटी, पिज्जा का एक लेवल आता था, एक जो मैं कंसिडर करता हूँ, देखो हमारे यहाँ बिजनेस चेंज होते हैं एनवायरनमेंट पे। पहले बताओ चाय वाले ढाबे पे कौन बैठता था, चाय वाले ढाबे पे बैठना खराब माना जाता था ना। आज छोटू चाय वाला पे बैठ लो, अबे बर्गर है यार ये तो, वाह यार, बात समझ रहे हो। आपका बिजनेस इतना बड़ा इंपैक्ट ले आता है कि आप बोलते हो कि यार ये क्या हो गया। अब चाय पे नहीं बैठे आप छोटू चाय वाला पे बैठे हो, वहां पर आपको चाय के साथ टिश्यू दिया जाएगा, और कप होंगे टेढ़े मेढ़े कप होंगे जिसमें पूरी चाय भी नहीं आ रही होगी। तो कहने का मकसद हमारा क्या है, देखो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे अभी की क्लास, इट्स अ कंफर्ट लेवल बिटवीन यू एंड मी, दैट यू विल टेक ऑन दैट कि यार नहीं यार ये तो सारी, देखो ना पहली क्लास में अगर मैं बोल दूं कि भाई डेट फाइनेंस ये सारी चीजें वो सारी, आप बोलोगे नहीं है, ऑल तो बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन आप क्या बोलोगे, जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है ना बड़ा जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है, मिसाल के तौर पर ये हमारे भाई हैं, इन्होंने एक गुड सेल की किसे, मिस्टर बी को, ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बता रहा हूं, ये मुश्किल पार्ट है। अब आपने मिस्टर बी को गुड सेल की, बोला ये मोबाइल है, अब मोबाइल था 1 लाख रुपए का, अब आप उसके पास जा रहे हो, रोज चमाटे करा रहा है, भाई मेरे पास नहीं है, भाग इधर से। अब आपने क्या किया, आपने गए वसूली भाई के पास, आपने वसूली भाई को बोला कि वसूली भाई पैसे नहीं दे रहा। वसूली भाई ने बोला भाई क्या क्या मसला है, कौन तेरे को पैसे नहीं दे रहा, बोले ये पैसे नहीं दे रहा। बोला ठीक है तेरे को कितने चाहिए, बोला 1 लाख रुपए चाहिए थे। बोला यार 1 लाख रुपए तो नहीं दूंगा, मैं तेरे को 90,000 रुपए दूंगा। बोला 10,000, बोला 10,000 रुपए का रिस्क मैं नहीं खेलूंगा, मेरे बंदे जाएंगे उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, फिर उसके बाद उससे पैसे लाएंगे भरम कराएंगे, तो हमारा चाय पानी का खर्चा नहीं होगा। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये हमारे यहाँ कौन करता है, बैंक्स करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट। जब क्रेडिट कार्ड आपका फंस जाएगा ना, तो वो डिपार्टमेंट आपको फोन करता है, फिर आपको करता है ब्लैकलिस्ट, मारने तो आएगा नहीं, तो आपको किस तरीके से खेलता है, ब्लैकलिस्ट करता है। अब आपने कहीं भी बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं खुलेगा, आपको पहला बोला जाएगा जाओ ड्यूज क्लियर करके, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल लगे हुए, तो हमारे पास टैक्टिक्स आ गई। अब एक और चीज,
एक और चीज, नॉर्मली हम लोग बिजनेस से क्या, बैंक से क्या लेते हैं, ठीक है, जब बैंक से लोन लेते हैं तो हमें मकसद पता होता है किस मकसद के लिए पैसे खर्च करने हैं, हमें पता होता है कितनी अमाउंट खर्च करनी है। हमने बोला यार मुझे गाड़ी लेनी है, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता यार ये माइक बड़ा अच्छा चल रहा है, ये माइक लेते हैं। तो मैंने बैंक के पास गया, मैं कहा यार ये रोड्स का माइक है, ये फला है, बोला यार 50,000 रुपए लोन ले लिए और एक माइक खरीद लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लेट सपोज मुझे अपना पर्पस नहीं पता हो कि मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और मुझे ये नहीं पता कि मुझे एटलीस्ट जो चीज चाहिए वो कितने की पड़ेगी, तो मेरे लिए तो बैंक लोन का ऑप्शन ही खत्म हो गया। जो नॉर्मली बिजनेस में होता है, आपका माल आने वाला है 1.5 महीने के बाद, आपको पता है 1.5 महीने में तो डॉलर भी बढ़ जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि जो आज मुझे पैसे चाहिए 1.5 महीने के बाद उतने चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हमारे पास तो ऑप्शन था सिर्फ बैंक लोन का। तो बैंक ने बोला अच्छा रुको, एक चीज कहते हैं जिसे हम कहते हैं कमिटेड लाइन लोन। अब यहां पर बैंक ने बोला इधर आओ, कितना लोन चाहिए, बोला पता नहीं, किस चीज के लिए चाहिए, बोला पता नहीं। बोला एक काम करो, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का स्लैब आपको दे रहे हैं, इसमें से जितने पैसे भी आप एज अ लोन लोगे ना, उसी पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, पूरे पैसों पे नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कमिटेड लाइन लोन कौन से बिजनेसेस यूज करते हैं, जो इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बढ़ जाए, क्या हो जाए, या कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे मोबाइल वाले, कपड़े वाले, मेरा केमिकल आने वाला है। तो जब फ्यूचर पे ट्रेड होती है, वी आर नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट वी विल गोइंग टू स्पेंड, तो मैं क्या करता हूँ, कमिटेड लाइन लोन पे चले जाता हूँ। अब ये हमें पता है और ये बिजनेसेस ऐसे होते हैं, अब नाम के साथ पता चल गया कमिटेड लाइन। थोड़ा सा इस चीज को अपने पास स्ट्रक्चर करके रखो, जो जो अभी पढ़ा है वो सब लिखो, लिखने के बाद कोई सवाल है तो सही है, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम अपनी क्लास को, ब्रेक तो नहीं चाहिए ना भाई, अभी थोड़ा सा आप उसको जॉट डाउन करो, 5-7 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, सवाल जो भी इससे रिलेट आए, कोई भी एम्बिगिटी हो, कोई भी चीज पूछनी हो। देखो कोर्स में आपको टाइम पे और बहुत चीज अच्छी मैं खत्म कर रहा हूँ। देखो कोर्स इज नॉट द बिग इशू, दिस कोर्स इवेंचुअली टेक 80 आवर्स टू कंप्लीट। आई एम प्रिपेयरिंग अ कोर्स ITB का in 15 hours. In recording, I am converting the 80 hours into 15 hours. And I can make sure this कि वो 15 hours will be equals to 80 hours के जो मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है, इवेंचुअली सारी चीजें मैंने पूरा आपका ये चैप्टर 7 मिनट के अंदर की एक मेरे पास समरी वीडियोस बनी हुई है। तो देखो कोर्स इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, what is the big deal to connect you people with that particular course outline. Once you are connect ना, boom, हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आप आनंद भाई की तरह बैठे रहो, सही है, तो फिर आप क्या, मैं बोला वाह क्या समझ आ रहा है बच्चों, आप बोले पागल निकल यार यहाँ से, कोई दूसरा टीचर। ठीक है, तो आपको मैं 5-7 मिनट दे रहा हूँ, जॉट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, फिर इसके बाद कोई सवाल आते तो पूछो, इंशाल्लाह हम फिर वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, आराम से पहले सारे सवाल क्या, देखो पूछने का सबसे बेहतरीन हल, एक एक चीज पूछोगे, आप भी अनोय होगे, मैं भी अनोय होगा। जॉट डाउन योर क्वेश्चन बाय लिस्ट। इनका क्वेश्चन आया, जैसे अरहम का, आपका नाम भाई अली मोहम्मद, अरहम का क्वेश्चन, अली मोहम्मद का क्वेश्चन, आपने क्या किया, सुनना तरीकेकार बता रहा। अगर हम चाहते हैं ना बेस्ट क्लास बनना, आपने अपने अपने क्वेश्चंस को जॉट डाउन किया, सबने अपने अपने पेपर दे दिए। अब हो सकता है सबने एक ही सवाल पूछा, तो मैंने इसको क्या कर लिया, हाई प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस, कि मुझे पता अरे यार पूरे चैप्टर में सब बच्चों ने ये बात बहुत पूछी, इसका मतलब क्या है, लेट्स रिवाइज दिस पॉइंट। अब इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी, यार मैं सर को बोलूंगा सर डांट तो नहीं देंगे, तो इवेंचुअली आपको कहना भी नहीं पड़ा, और हमने ये बात समझ ली कि कौन सा एरिया है चैप्टर के अंदर जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब हम अननेसेसरी, देखो बात दफा होता ही है, सॉरी टू से, जब टीचर को कुछ चीज ज्यादा बहुत अच्छी आती है ना, टीचर उसको ड्रैग करता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। हमने ऐसा नहीं करना, हमने बात करनी है ऐसी कि जो जामे हो, जो समझ आ जाए, हम ड्रैग नहीं कर रहे। वो एरिया जो वाकई प्रॉब्लमेटिक है, आप मेरे से चैप्टर नंबर 1 10,000 दफा रिवाइज करा लो, लेकिन जब तक आप अपना मसला आइडेंटिफाई करके मुझे नहीं बताओगे, तो मैं तो तोते की तरह बोलता रहूंगा, लेकिन आपका मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। तो आपने बताना है किस अंदाज में, जॉट डाउन योर क्वेश्चन। हर कोई बच्चा, आप ग्रुप पे है, एक अलग से ITP का ग्रुप बना है, उस ITP ग्रुप में मुझे मैसेज, आई एम अवेलेबल फॉर माई किड्स 24/7 अलहमदुलिल्लाह। मेरे पास कोई टीए नहीं है,
मैं सलीम अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहां पर आई हैव 70 पीपल इन माय क्लास, दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, क्या सीआर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैंने उससे वहां से हटा दिया। वो क्लास में स्टार्ट होने से पहले एक चमचा थमा देते हैं, यार ये आपको हेल्प करेगा। मैंने बोला बैठ इधर। रीजन, आई ओन दीज पीपल, आई हैव टू नो एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं। तू बताएगा तो हो सकता है तू अपने दोस्त का ज्यादा बताए, दूसरे से पढ़ा हो, सही है। अब लड़की अगर सीआर है, 10 बंदा तो मेरा यहां कट गया। गलत बात है ना यार, बच्चा पढ़ना है, उसको पढ़ाना है मैंने, तो वो उसने बोल दिया मैसेज नहीं करो अभी, तो मेरा बच्चा कैसे पूछेगा। आई एम डायरेक्ट विथ माई किड्स। तो मैं यहां हूं, जितना सर खाना है मैं इजाजत दे रहा हूं, खा लो सर। देखो आपको कॉन्फिडेंट होना है, डोंट केयर कि व्हाट आई थिंक, आई विल नेवर जज माई पीपल एंड यू आर माई पीपल एंड आई विल मेक श्योर कि लास्ट डे तक आई विल बी देयर फॉर यू, और इंशाल्लाह आई विल बी देयर, डोंट मैटर व्हाट हैपन। मैं आपके साथ हूं, इदारा आपके साथ है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, लिस्ट डाउन योर क्वेश्चन, जो भी बात है यार, एक नहीं समझ आ रहा वर्ड, मैं समझाने के लिए बैठा हूं, बस सुकून से 5-7 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप इसको जॉट डाउन करो, जो भी चीजें, सारे क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन करो। मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा कि भाई किसने ने क्या क्या लिखा। अभी जी सर आपने प्रेफरेंस शेड्यूल वाले को उसमें एक बताया था कि अगर इसको एक साल पहले साल में 100 रुपए देंगे तो इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेटिव भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेट का मतलब मिला हुआ, और उसके दूसरा कहते हैं डिवाइड, डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट का एक हिस्सा। मैंने 100 रुपए कमाया, 20 रुपए आपका भैया, वो रेगुलर बेस पे मिलेगा, मतलब रेगुलर नहीं, डिपेंड कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। फॉर सपोज मेरे पास 100 रुपए पड़े, या मेरे पास लोन को इंटरेस्ट पे करना है, तो जानिए मैं आज नहीं दे सकता, अब मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें 20 रुपए भी दूंगा, पिछले साल के और इस साल। तो ये फैसिलिटी प्रेफरेंस वाले वाला जी, ऑर्डिनरी वाला, अगर लॉस होगा तो ऑर्डिनरी वाला लॉस बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको मैंने इजाजत दी है कि तुम मुझे इंटरप्ट कर सकते, इससे बड़ी पावर क्या चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लिस्ट डाउन करो चीजों को, कोई मसला नहीं। दो ही टाइप, सबको फैक्ट्री में मस्त है। यस सर, सही है भाई, आवाज आ गई है, गुस्सा क्यों कर रहा है। देखो ये है एक सप्लायर जी, पतला है, अच्छा सप्लायर है ना, अच्छे काम करता है, मुझे कोई और चाहिए। वो यहाँ नहीं मिलता, वो ARDT में नहीं मिलते, शौक है ना पतले लेने का, क्या कर सकते, कोई बात नहीं बेटा, देते हैं, अरेंज करा देते तेरे। सप्लायर ने गुड्स सेल की, लेट सपोज एक एयर कंडीशन सेल किया क्रेडिट पे, ठीक है, 90,000 का वो AC था, ठीक है। अब बात सारी ये है कि ये कस्टमर पैसे देने पे अड़ी कर रहा है, ठीक है। अब आप इसके बाद रोज जा रहे हो, रोज कह रहे कभी मोटा चाहिए, रोज कह रहे कभी कोई भी चाहिए, तो चीजें डिमांड होने जा रहा है, ठीक है।
नहीं क्या कर भाई, नहीं क्या कर यार। तो भाई वो रोज ख्वाहिशात बदल रहे अपनी, अब वो ख्वाहिशात बदल रहे, इसमें हमारे जो 90,000 है ना फंसे हुए। तो हम गए, हमने कहा कि भाई यहाँ हमारे पास है, ठीक है। इन्होंने बोला हाँ किसकी बोरी बनानी है। हमने बोला ऐसा है भाई, ये एक बंदा है, इसके पास मेरे 90,000 फंसे हुए, आप लोग इससे निकलवा दो। बोला ठीक है निकलवा देते, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन हमें क्या मिलेगा, क्या चाहिए भाई। बोला हमें इस टोटल अमाउंट का लेट सपोज 10% चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि 9,000 रुपये हमें इसके चाहिए, बाकी जो 81,000 रुपीज है वो तू हमसे ले ले, और अब इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका होगा, हमारा होगा। यानी मैंने अपना अकाउंट रिसीवेबल सेल कर दिया इसे 81,000 रुपीज के अंदर। क्या मैंने लॉस बेयर किया, हाँ। कंपैरेटिवली 90,000 जाते, मैंने कहा 9,000 का नुकसान एक्सेप्टेबल। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड उसका है, ये गया यहाँ पे, और इसने बोला भाई पैसे निकाल। इसने बोला भाई मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 80,000 रुपए ही हैं, चाहिए तो ले लो वरना मैं नहीं दे सकता। अब अगर नोट करो तो इसने जो लॉस किया होगा वो कितने हजार का किया, जस्ट 1,000। और लेट्स सपोज अगर इसको पूरे 90,000 मिल गए तो भी फायदा किसका होगा, इसी का होगा। सिंपल सी बात है कि जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हो, अब आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार तू मुझे 90,000 ही दे, आपने बेच दिया। अब उसके बाद वो आगे किसको कितना, क्योंकि उसका एक पर्सनल इन्फ्लुएंस है, तो हम यहाँ कहते हैं फैक्टरिंग बेसिकली इज अ मेथड वेयर वी सेल अवर account receivable to the third party and now he is the liable or responsible the all the risk and reward. देखो ना यार, आपको पता थोड़ी फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी का। जैसे एक मिसाल के तौर पे वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पैक्रा, गूगल कर लीजिएगा। पैक्रा इज अ क्रेडिट रेटिंग कंपनी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना फला फूड के लिए 5 स्टार है, 4 स्टार है, उसी तरीके से कंपनीज की भी क्रेडिट रेटिंग होती है कि कितने टाइम में पैसे दे देते हैं। although their companies उनका AAA स्टार होता है, A स्टार होता है, BBB होता है, they have the category, they have the grade, जिसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने लोगों को क्रेडिट रेटिंग देते हैं। बट इवेंचुअली यार सडन हालात तो किसी के पास भी आ सकते हैं ना, और उस सूरत में अगर किसी को पैसे चाहिए इमीडिएट बेसिस पे और वो ये नहीं चाहता कि लोन ले, तो नाउ दैट देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड फैक्टर। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, नॉर्मली बैंक्स होते हैं, पहले भाई लोग होते थे, अब बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब वीगो आती हैं, चेंज होता रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करती हैं, चले जाती हैं। तो भाई ये चीजें हमारे साथ होती रहती हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि व्हाट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अ हार्ड पार्ट, व्हाट इफ वी स्टार्ट अवर दिस सेशन विद द मोस्ट टेक्निकल पार्ट। व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू, देखो हमारी मोटिवेशन का लेवल है ना यहां, और वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक ना, तो इवेंचुअली आपको अपना मोटिवेशन का लेवल गिराना पड़ेगा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। व्हाट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द हायर, क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल है इनिशियली क्लासेस में हर किसी का होता है, 10-15 दिन के बाद वो मोटिवेशन लेवल कम होता रहता है। उस टेन्योर के अंदर अगर हमने अपने हार्डेस्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया, तो नाउ वी हैव अ बेसिक पार्ट जो कि 6 चैप्टर है, 60% ऑफ द कोर्स है। जब आप मुश्किल कवर कर लोगे तो आपकी वो मोटिवेशन सस्टेनेबल रहेगी, यार जब मुश्किल कर लिया अब आसान क्या। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस मूव that I'm using, this is the first time, वरना मैं पहले चैप्टर से ही शुरू करता हूं, but I think you are the people who can bear this area with me in a first stage। तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई day 1 पे we will start from a very technical part which is called sources of finance। we are not creating impact क्योंकि fast track है, तो हमने कहा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, start with the hardest part, although this part does not have any relatability with the other 6 subject chapters, so do not feel like यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा या पुराने चैप्टर, नहीं,
अब आपको क्लास लेना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि एक तो मुश्किल पार्ट है और ऊपर से इसका ताल्लुक किसी रिलेटिविटी से नहीं है. नाउ द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस क्लास विल बिकम मैंडेटरी फॉर योर पीपल कि यार नहीं, मुश्किल एरिया है, क्लास मिस नहीं कर सकते. एंड वंस दिस बिकम एन हैबिट, तो फिर जी बोले. जी जी जी. ठीक है दोस्तों, तो हम इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं. टाइम है हमारे पास, आधा घंटा है. चीजों को हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे पार्ट पे. यार एक ग्रुप बना लो ना जल्दी से. मैं नहीं ले रहा भाई, ग्रुप बना लेते हैं. एक कोई बच्चा क्या करे, सबके सबके नंबर्स वगैरह को रख ले और ग्रुप बना ले, ताकि हम उस पर शेयर कर दें चीजें. डेली बेसिस पे बहुत सी शेयर होंगी. बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जो कि अदर देन जरूरत पड़ती है कि यार ये बच्चा पढ़ ले, ये अच्छा रहेगा, ये रीडिंग में आ जाए. तो अदर देन दिस जो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी वो भी वहां मिल जाएंगी. वी कैन कम्युनिकेट ओवर देयर. जो भी सवाल होंगे, जो भी चीजें होंगी, सारी ऑन बोर्ड होंगी. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग मुझे हेल्प करोगे एंड आई विल मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपको आती हैं. देखो मुझे एक बात बताओ, हर बिजनेस. अच्छा यार सॉरी, मैं ऑनलाइन वालों से पूछना ही भूल गया कि भाई आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, जिसमें से दो तो हम ही खुद हैं. अब आ गए आमना और उमर. बेटा आमना, आमना. हाँ क्लियर है भाई, आमना को भी क्लियर है. तो हम यहां बात कर लेते हैं इसकी. देखो हर बिजनेस चाहता है ग्रोथ. ग्रोथ मांगता है पैसा. ठीक है. ग्रोथ दो तरह की होती है. ऑपरेशनल ग्रोथ, मिसाल के तौर पे मैं अपने ऑपरेशंस को क्या करना चाहता हूं, एफिशिएंट बनाना चाहता हूं. यानी कि मैं हो सकता है कि अपने बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूं कि जिससे मेरा काम करना आसान हो जाए. जैसे मिसाल के तौर पे पहले हम बोर्ड का यूज करते थे. नाउ वी हैव दिस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से मैं पीडीएफ आपको सेंड कर सकता हूं. अगर किसी बच्चे ने क्लास मिस कर दी है तो दे हैव नाउ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वहां से कंप्लीट. नाउ माय ऑपरेशंस आर मोर एफिशिएंट देन आई हैड. लेकिन do I need a finance for this? Yes, of course. I need a Zoom platform. I need a laptop which have this capability to annotate on this. तो मुझे इसके लिए finance चाहिए. For what if I need finance? Where I need to ask? Accounts department, procurement department. I will tell the admin कि यार I need a laptop जिसपे मैं क्या कर सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं. Admin कहता है wait for a moment, I'll ask finance department. फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को बोलेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप लैपटॉप मंगवा लें, ये रेंज के अंदर आप मंगवा लें तो मेरे पास पैसे हैं. इट मींस कि बिजनेस के अंदर जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं वो क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है. और स्पेशली किससे इंटीग्रेटेड है, फाइनेंस से इंटीग्रेटेड है. क्योंकि हम यहाँ कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं. तो हम यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की बात करेंगे वो डिपार्टमेंट भी कौन सा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा. अब मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है. अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरे पास एक डैडी है. उस डैडी को मैं डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस भी कहता हूं. मैं उसे CFO भी कहता हूं. मैं उसे फाइनेंस मैनेजर भी कह सकता हूं. बिल्कुल सही कहा, मैं भी ये लिखने वाला था. मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर भी लिख सकता हूं. यानी कि वॉट एवर द डेजिग्नेशन इज, द वर्क वुड बी द सेम. काम यही होगा. अच्छा भाई ये काम क्या करता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इस इंसान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंपनी और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. शेयर होल्डर और कंपनी के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. किस तरीके से मैक्सिमाइज करेगा,
शेयर प्राइस के बढ़ा के, जब शेयर प्राइस बढ़ेंगी तो जो शेयर होल्डर होगा उसे मिलेगा कैपिटल गेन। और शेयर प्राइस कब बढ़ेगी? जब मेरे ऑफिस में मेरी कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे अंदाज में चल रहे होंगे, E&E, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, अब जब मेरे ऑपरेशन ठीक तरीके से चलाने की नौबत आई तो मुझे यहाँ चाहिए फिर से क्या? फाइनेंस। तो अब यहां पर इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इस शख्स के पास 3 फीचर होना जरूरी है, यानी 3 ऐसे कामों में इसको ग्रिप होना जरूरी है कि वो कंपनी के इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके? अकम्प्लिश कर सके, अचीव कर सके। तो इस प्यारे भाई को 3 काम करने। पहला, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होने वाले कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को क्या करे? मैनेज करे। जैसे आपके पेरेंट्स आपके पॉकेट मनी को मैनेज करते हैं ना, कि महीने की खर्ची दे दो बच्चे को। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, मेरे से पढ़ता है मेरे से? पूछ लेना भाई, नाम हैरम थोड़ी हूं मैं तेरे लिए। तो पहला क्या है? ऑपरेशंस डे टू डे जो होते हैं उनको क्या करना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जहां से मेरे पास क्या हो? फंड आ सके इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि एक कंपनी सिर्फ दूसरी कंपनी में शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बल्कि लोन भी देती है, डिबेंचर भी देती है। तीसरा काम, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो फ्रॉम वेयर आई कैन रेज फाइनेंस। सो मुझे वो सोर्सेज भी चाहिए जहां से मैं क्या कर सकूं? फाइनेंस को अवेलेबल बना सकूं। यहां तक किसी का कोई मसला है भाई? नहीं है। अब हमारे पास कंपनी जो है उसके हमेशा 2 टारगेट होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ज्यादातर कंपनी फिक्रमंद होती है अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस से रिलेट। लॉन्ग टर्म में कंपनी रिलेट और ज्यादा फिक्रमंद होती है अपनी एक्सपेंशन से रिलेट, डाइवर्सिफिकेशन से रिलेट। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कोई मजीद ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट कर देना ताकि मैं डिपेंडेंट ना रखूं एक जगह पे। तो डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन किसी भी अंदाज में हो जाए, टेक ओवर सब। जी पूछिए। मुझे इन्वेस्ट करना है ना चंदा, काम खुद थोड़ी करना है। जैसे पीएनजी अगर ये सोचे तो आज पीएनजी सिर्फ क्या बना रहा हो? पीएनजी ने भी तो क्या सोचा कि हम देखो ना, जब मेरे पास पैसे अच्छी मिकदार के होंगे तो मैं क्वालिफाई लोग हायर कर सकूंगा। मैं एक ऐसी टीम पे काम करूंगा जो मेरे बिजनेस को संभाले। मुझे थोड़ी बिजनेस को संभालना, टीम ऐसी लूंगा ना। फिर मैं अपने टीम के अंदर वो लोग हायर करूंगा जिनका मोटिव ही उसी काम से रिलेट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा सीए के साथ बीकॉम करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका मोटिव जो है वो डाइवर्ट हो जाए। सेफ साइड के लिए डाइवर्सिफाई कर रहा होता है ना, कि यार बेसिक क्वालिफिकेशन तो मुझे मिल जाए। बोल दे खाना खा लूंगा मैं, बोल तुम भी खा लो, मैं भी खा लूंगा। बोल दे भाई, तो सर भी खा लेंगे। ठीक है जानी, पढ़ ले यार, फ्यूचर बना ले। ठीक है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात की, अब क्लियर है दोस्त?
जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है तो ज्यादातर 95% वी हैव एन ऑप्शन ऑफ डेट फाइनेंस, and we have another option called retained earnings. When we talk about long term, now we have three areas through which we can raise the finance. Number one is debt, number two is retained earning, and number three we have equity finance. It means we are selling our ownership through which we can raise the finance. Okay, so in long term we have three choices from where we get the money, but in short term we have only two options. Either we can use our own personal money to invest to achieve the goal, or we have the opportunity to get some money from the other part, other businesses, the institution that are providing the money on the basis of interest. So when we talk about debt, debt finance, in here we have 5 options through which we can avail the finance. When we talk about debt finance, we have 5 things through which we can raise the finance. Number one is accounts payable. Number 2 is bank loan. Number 3 is committed line loan. Number 4 is operating lease. And number 5 is factoring. सही है? इसे नोट डाउन कर लो मेरे बच्चे. नजर नहीं आ रहा तो एक लाइट ऑफ कर सकते हैं भाई. मैं कर लेता हूं बच्चे. अगर तस्वीर खींचती हो तो पीडीएफ भेज दूंगा. हाँ, मैं अपना नंबर भी दे देता हूं तो मुझे मैसेज कर. अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, यहां तक कोई मसला तो लिखना था? लिख लो, सुकून से लिख लो, कोई मसला वाली बात नहीं. जो लिखना चाह रहे लिख लें, जिनको नहीं लिखना मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं होगा. अभी किसकी क्लास है? 4:30 से 5 है. कितने बजे? 5 से 4:30 से 5:30. हाँ, इंटरनेट इश्यूज की वजह से. अच्छा जी, आ जाए भाई, स्टार्ट करें. अच्छा मेरे बच्चे यहां जरा देख लें, अकाउंट्स पेबल क्या है? देखो मेरे बच्चों, अकाउंट्स पेबल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस के लिए जिसमें हमें बहुत से फायदे. लेट सपोज एज अ कस्टमर मैं बिजनेस रन कर रहा हूं सेल फोन का. अब मेरे पास पैसे नहीं है सेल फोन खरीदने के लिए, तो मैंने सप्लायर को कहा कि मुझे आप सेल फोन भेज दें क्रेडिट पे. नॉर्मली क्रेडिट पे लेने वाली चीजों का क्रेडिट पीरियड होता है. अब वो क्रेडिट पीरियड बेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड द सप्लायर. मिनिमम क्रेडिट पीरियड होता है 10 डेज, ज्यादा से ज्यादा 60 डेज भी जा सकता है, depending on the amount, depending on the relationship that you have with the supplier. अब होता यह है कि जब मैं उधार पे कोई चीज खरीदता हूं तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि मुझे कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई चीज गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरा फायदा, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता.
तीसरा फायदा, मुझे अगर इन्फ्लेशन आने की वजह से प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन होती है उसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कि मैंने एक चीज पहले ली थी 1000 की, अब वो चीज 1200 की होगा तो मैं 1200 रुपए थोड़ी दूंगा, तो मुझे इसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, चौथा फायदा, ये फायदा भी है और नुकसान भी है, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट। जाहिर सी बात है, एक बंदा क्रेडिट पे कब लेता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते। तो सप्लायर को एक बात का डर होता है कि हो सकता है कि यार आने वाले वक्तों में भी इसके पास पैसों की कमी रहेगी, तो मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे दे। 30 दिन 10 दिन की जगह अगर तू 5 दिन में पैसे देगा तो 30% ऑफ है, तो मुझे यहाँ डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन एक नुकसान डिस्काउंटिंग का क्या है कि जो मुझे कैश पेमेंट करने से जो यूज डिस्काउंट मिलेगा वो मुझे क्रेडिट की पेमेंट में यूज डिस्काउंट नहीं होगा। लेट सपोज अगर कैश पेमेंट करता तो मुझे 40% 50% का ऑफ मिल सकता था, लेकिन अगर मैंने क्रेडिट पे किया तो जाहिर सी बात है वो जो परसेंटेज है डिस्काउंट की वो कम हो जाती है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा नुकसान जो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये कि डिस्काउंट में देने का मतलब ये नहीं है कि यू लाइक दिस थिंग, यू इवेंचुअली वांट योर मनी बैक जैसे तैसे भी, तो you offer a discount for not a good cause, for not maintaining a relationship, but you have a threat from your customer that eventually he will not going to pay, so आप क्या करते हो, पेमेंट देके पेमेंट जल्दी ले लेते हो जितनी भी देनी। इसके बाद डेट क्या है, एक ट्रैप है कि अगर एक बंदे की आपसे क्रेडिट पे लेने की आदत बन जाती है तो इवेंचुअली वो आदत खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अनसिक्योर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ना कोई कोलैटरल है, ना कोई इंटरेस्ट है, पैसे अगर लेके भाग गया तो भी गायब। और लेट सपोज अगर उसने कोई चीज खराब कर दी आपकी, अब वो जाहिर सी बात है उस प्राइस पे भी नहीं जाएगी जिस प्राइस पे जानी चाहिए, आपको मजीद खर्चे करने पड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इसलिए अनसिक्योर या इनसिक्योर जो भी कह लें, इनसिक्योर तो इंसान होता है, तो अनसिक्योर क्या होता है आपका, कोलैटरल मतलब मुझे 10,000 रुपए दे, सर ये घड़ी रखवा दो मेरे पास, जब पैसे दोगे घड़ी ले जाना, गिरवी रखना। फायदा तो है लेकिन सप्लायर का फायदा है, मेरा भी तो फायदा है ना कि मुझे भी नहीं देना, लेकिन उसका नुकसान है कस्टमर, सप्लायर का नुकसान है। 1200 रुपए की चीज है तो अब वो 1000 में ही बेची है, तो अब वो तो जरूर बोल सकता है मार्केट में रेट बढ़ा। अब जो चीज क्रेडिट पे आएगी उसका फायदा। उधार नकद बड़े शौक से, उधार अगली चौक से, ये क्यों लिखते हैं दुकान वाले? इसीलिए लिखते हैं ना कि भाई आदत ना पड़ जाए, मुफ्ते की आदत पड़ जाए तो आपके दोस्त यारों में ऐसे होंगे जिसका मुफ्ता खाने का बड़ा होता है, तो वो वाला इम्पैक्ट ना आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, डेट एक ट्रैप है जिससे आप लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए। लोगों के पैसे खाओ, किसी को पैसे दो नहीं, ठीक है? समझ तो गए होंगे आप। कुछ रिश्ते होते हैं जो पैसे खाते हैं, मिलता कुछ नहीं। तो इवेंचुअली क्या होता है, डेट एक आपने डेट लिया है, आपको हमेशा सुपीरियर साइड पे होना चाहिए, आपको लोग आप पे खर्चा हो ना कि आप किसी पे खर्चा करें। तो ये एक लाइफ का उसूल है। तो ये बेटा एक अंदाज है डेट फाइनेंस की अवेलेबिलिटी का कि आपके पास ना बड़ा इजी फॉर्म है। इसके अंदर हमने कोई कोलैटरल नहीं देखा, इसके अंदर हमने कोई इंटरेस्ट नहीं देखा। वी हैव अ सेकंड थिंग which we call bank loan. Now in here we are the customers and we are talking about the financial institution. Normally we have banks. तो हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आप एग्रीमेंट करो मुझसे कि आप मुझे इस कोलैटरल पे क्या करेंगे, लोन देंगे। जैसे लेट सपोज मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए,
तो मुझे उसके लिए 1,25,000 रुपए की चीज का गिरवी रखवाना लाजमी है। क्यों सर? 1,25,000 की चीज इन्फ्लेशन की वजह से अगर वैल्यू कम भी कर दे और बेचने की नौबत भी आ जाए तो एटलीस्ट इतने पैसे तो आ सके जितना उसने लोन लिया है। तो एक मार्जिन सेफ साइड अपने पास रखना जरूरी होता है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट पे किया जाएगा, क्योंकि आपको लोन मिला है और आपको पर्पस भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक बैंक लोन की है कि आपको बैंक, अच्छा ये होता है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है। भाई कोलैटरल रखवा लिया, जा भाई, नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए वो चीज, ले जा। इंसान है, फितरत है, चेंज होता रहता है। आप बोलते हो ठीक है, हो सकता है, जरूरी थोड़ी है, ये रिस्क थोड़ी है, 1,25,000 की चीज ली, वो 1,00,000 तक ही पहुंची, उस वैल्यू में कोई खराबी आ गई, उस प्रोडक्ट में कोई मसले आ गए, या जो चीज कोलेटरल पे दी थी उसकी डिमांड कम हो गई, अब वो 90,000 पे भी नहीं जा रही। तो हर चीज के लिए कोई ना इफ एंड, वो कहते हैं ना, वर्स्ट केस सिनेरियो लाइफ में हमेशा रखने चाहिए। तो फॉर दैट वी कंसिडर बैंक लोन एज अ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने ये मोबाइल आपको दिया, मैंने बोला यार ये मोबाइल लो, और ये मोबाइल लो, मुझे 30,000 रुपए दो। अब आपने बोला ये मोबाइल कितने का? मैंने कहा ये 40,000 रुपए का। मुझे पता 15 दिन के बाद है ना इसकी प्राइस खुद ही 25 पे आने वाली है। मैं कहा ले ले, और मैंने दे दिया आपको। अब ये तो आपके लिए अनसिक्योर्ड हो गया ना, कि अब आपने बेच भी दिया, मैं तेरा कोलेटरल बेच दूंगा, जा बेच दे, फिर भी नुकसान है ना। इसलिए जब हम आखिर में पहुंचते हैं तो हमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे करने को मिलती है, यानी कि हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक टाइम अप हो गया हमारा, 4 मिनट है। जरा जो अभी तक लिखा उसमें से कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो, आगे बढ़ने का कोई वो नहीं है, तो अगर हम यहीं तक रख ले तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। 0332 लिख देते हैं। कोलेटरल क्या है बेटा? कोलेटरल कहते हैं कोई भी चीज को गिरवी रखना। कोलेटरल क्या है? गिरवी रखने का नाम। आपने कोई चीज चाहिए तो आप उसको गिरवी रखवाते हो कि भाई ये मेरी क्या है, ये मेरी चीज है, अगर मैं पैसे ना दूं तो इसको बेच के पैसे ले लेना। दिस इज व्हाट वी कॉल कोलेटरल। अब समझ आया? नहीं, आप ये मेरे ख्याल से बीकॉम या कोई ऐसा कुछ को इंटरेक्ट कर रहे हो। नोट्स पेपर वाली चीज होती है, लेकिन वो अलग होती है, नोट्स पेपर होते हैं। सर और ये जो अकाउंट पेपर वाला सीन है इसमें अनसिक्योर्ड है, तो ये इसके मेरे ख्याल से लोकल शॉप उस तक ही हम तक है। हर चीज का अलग क्राइटेरिया है दोस्त, वहां आपको गुड्स मिलनी है, आपको पैसे मिल रहे हैं। ज्यादा मेजर मसला तो पैसे के साथ उसने गन खरीद ली तो, या कोई ऐसा काम कर लिया, थ्रेट है ना, पैसे क्यों दिए? चीज दी तो मुझे पता है मेरी चीज है। जी सर ये सप्लायर जो चीज बेचता है सर, तो उसमें सप्लाई क्या फायदा है? इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा। देखो मेरी बात सुनो, हर चीज का अपने लेवल पे फायदा है। कोई भी बंदा क्रेडिट पे चीज इसलिए नहीं बेचता कि उसे कोई फायदा नजर आता है। बाज दफा क्रेडिट पे चीज बेचते हैं कस्टमर बनाने के लिए, बाज दफा मार्केट का नॉर्म ही क्रेडिट पे काम करना होता है। मोबाइल के काम में 2 दिन का क्रेडिट पीरियड है, कपड़े के काम में महीने का क्रेडिट पीरियड है। तो ये बिजनेस की बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है कि पहले इंटरेक्शन के अंदर इतना तो क्रेडिट पीरियड मिलता ही मिलता है, लेकिन आप उस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है तो आपको कोई लोन नहीं देगा। बात समझ आ रही है? आप मोबाइल वाले को देखो, शाम के बाद है ना एक किताब होगी, हर किसी के पास जा रहे होंगे पैसे लेने के लिए, तो वो क्या है? सुबह से शाम तक का क्रेडिट पीरियड है, क्योंकि वहां पर चीजें हाईली अमाउंट की होती है, तो फौरन फौरन हाईली अमाउंट का मतलब क्योंकि बहुत छोटा मार्जिन होता है। अब इसमें भी सामने वाला अगर पैसे नहीं दे पा रहा तो क्या फायदा है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
इंस्टॉलमेंट इज अलग थिंग, इंस्टॉलमेंट इज समथिंग एल्स। शॉर्ट टर्म का मतलब 12 महीने तक ही रहेगा। मैंने तेरे से लाख रुपए लिए सिर्फ 12 महीने के लिए, 12 महीने के बाद तुझे लाख रुपए भी दूंगा और उस पर 10% का इंटरेस्ट भी दूंगा तुझे। इंस्टॉलमेंट इज समथिंग एल्स। अभी इस पे बहस होगी, अभी फाइनेंस की जब मैं पढ़ाऊंगा और इंस्टॉलमेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा सा वो एरिया है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो काफी ज्यादा मेच्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसे वही रखना और आपने इस चीज को रखना है। तो मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है ये चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पेज नंबर 2 पढ़ाया है और पेज नंबर 3 आपको पढ़ाया है, जिसमें 2 हेडिंग पढ़ाई है मैंने आपको, अकाउंट्स पेबल और बैंक लोन। तो मैं आपको जो बुक सेंड करूंगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 3 पेजेस पे हार्डली 15 मिनट लगेंगे। ट्राई टू रीड आउट दोस पेजेस, क्वेश्चंस अपने गैदर करो और सेंड दोस क्वेश्चन टू मी। वो जो चैप्टर नंबर 4 है ना आपका, उसका पेज नंबर 1, 2 एंड 3 हाफ। आई होप कि इसे समझ आ गई हो। ये जर्नी आज स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह वी विल टेक दिस जर्नी टू द होल न्यू लेवल। तो कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपको लगती है यू कैन शेयर, कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, इजाजत है।